आज से सिस ट्रांस एल्कीन को भी हम थोड़ा देखना शुरू करेंगे। आज की जो क्लास के बाद में टेस्ट होगा उसमें पिछली क्लास का सारा और आज का सारा होगा। क्लास के एंड में रिवाइज करेंगे एक बार फिर से कि पिछली क्लास में क्या क्या किया था। लेकिन मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मेरे को आपसे बात करनी है। वो एक मैंने चीज छोड़ दी थी कि चलिए आप खुद थोड़ा देख के आएंगे सॉल्युबिलिटी को लेके, तो मुझे आज किसी ने याद दिलाई। वो 5-6 केसेस मैंने लिखवाए थे। मैं आपको सॉल्युबिलिटी को लेके, शायद उसमें मैं अपना पीडीएफ ही चेक कर रही थी लास्ट टू लास्ट क्लास का जब मैंने लिखवाया था, तो मैंने एक चीज लिखवाई थी उसमें आपको, जो एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो मिलेगी। सॉल्युबिलिटी आर का साइज बढ़ने से डिक्रीज हो जाती है, वो हिंडर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो अब आप एक तो आर का साइज देखोगे, जहां पर आर बड़ा है, बच्चों करोगे अभी भी आप अपने आप में सेम केस यहां पे नहीं ड्रॉ कर रही, अब आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। आर अगर जहां पर बड़ा है उसको आप सबसे पीछे रखिए सॉल्युबिलिटी में। तो वो 5 कार्बन वाले 2 केस थे, 3 थे, 1 था, उन्हें सॉल्युबिलिटी में सबसे पीछे लेके जाइए। लेकिन समस्या हमें क्या आ रही थी, 2 थे 5 वाले, 3 थे 4 वाले, कुछ ऐसा था। तो उसमें ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना सरफेस एरिया कम, उतनी हिंड्रेंस कम, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो पहले तो लार्ज आर को पीछे रखो। लार्ज आर में भी जिसमें नो ब्रांचिंग है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप देखेंगे सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। तो उस दिन ये टसल आया था, निकाल लीजिए एक बार आप लोग, मतलब मुझे कुछ एक्सप्रेशन से लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा। उसमें सबसे पीछे आप 5 कार्बन वाला निकालो। कौन सा केस था 5 कार्बन वाला जिसको आप सबसे पीछे रखना चाहेंगे? उसका नंबर बताओ। 1 था, 2 था, 1। 1 वाले में क्या था? ब्रांचिंग थी, कुछ स्ट्रेट चेन थी, वो सबसे कम सॉल्युबल होगा। 1 वाले को सबसे पीछे रखिए। उसके बाद किसको रखेंगे? 5 वाले कोई केस था जिसमें ब्रांचिंग थी, बस उसके बाद आप सेकंड को रखेंगे। समझ आ गई? और सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो सबसे छोटा है उसको रख दो। शायद 2 कार्बन का केस था, उसको सबसे आगे रख दो। राइट, नंबर 4 था। तो यही ट्रेंड होना चाहिए सॉल्युबिलिटी को लेके। तो जिसने भी पूछा था, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। तो अब मैं आज की क्लास पे चलती हूँ बच्चों। हम एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा टेस्टफुल खत्म करने में इंटरेस्टेड हैं। दैट इज व्हाई मैंने लास्ट क्लास में चाहती तो कंप्लीट करा सकती थी, कराया नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रॉय इट। मैं अब सीधे, ये भी हम कर चुके थे इसको। इस स्लाइड में मैंने लास्ट क्लास में क्या दिखाने की कोशिश की थी, क्या शो करने की कोशिश की थी? ईज। ये भी आपको आना चाहिए। ये जो फिलर्स दिया करो मुझे जब रिपीट होता है, कि इसमें आपने ईज दिखाने की कोशिश की थी कि टर्शरी को मुझे सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ा, लेकिन प्राइमरी को मेरे को हाई टेम्परेचर के साथ साथ परसेंटेज मेंशन नहीं की, तो अपनी तरफ से मैंने हाईएस्ट प्योरिटी जो मेरे पास अवेलेबल थी वो लेके आई। यहां और यहां परसेंटेज मेंशन करने का पर्पज ये कि वहां एज्यूम करो 100% था। सो यहां इस स्लाइड पर मैंने ईज दिखाने की कोशिश की थी। अब आ जाते हैं इसके जेई नीट के पार्ट पे, जो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है जेई नीट। तो जिन लोगों से इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आज की क्लास में अटेंशन उनकी ज्यादा चाहिए मुझे। कि अब एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल को मैं जब जेई नीट के लिए रिवाइज करूंगी तो मुझे यहां से पढ़ना है। इससे पिछला तो मैंने कर लिया। तो मुझे एक चीज की बात देखनी है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स लोगे, जैसे कि H2SO4, H3PO4, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स लोगे तो हमेशा एलिमिनेशन के लिए ही चलेगी बात। साथ साथ ऑफ कोर्स हीट तो है, ये हमने एल्काइल लाइट वाले चैप्टर में भी सेटल कर लिया था कि अगर हीट है तो दैट इज परफेक्ट फॉर एलिमिनेशन, फेवरेबल फॉर एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड अलोंग विद हीट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एलिमिनेशन। ये दोनों एसिड शायद आपके फिर भी सुने हुए हैं, H2SO4, H3PO4। TSOH आपका सुना हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ये TS वर्ड मैंने पिछले चैप्टर में लिविंग ग्रुप्स के अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस की थी, राइट? तो इस TS का मतलब क्या है, OH का मतलब क्या है, इसको पूरा ओपन कर देते हैं। पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। जब सल्फोनिक एसिड आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो है। P stands for toluene, right? टॉलवीन मतलब बेंजीन रिंग CH3, उसकी पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में ये काफी आएगा। तो ये तीनों एसिड्स में से कोई भी एसिड आज के बाद मिले
विद हीट गो फॉर एलिमिनेशन, राइट? ना भी हीट मिले गो फॉर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन होने की कंडीशंस हमेशा ये, क्यों भाई ये एलिमिनेशन क्यों इनकरेज करते हैं? आपको ये क्यों तब समझ आता है जब आप सोचते हो एलिमिनेशन के साथ हर वक्त सब्स्टिट्यूशन चल रहा होता है। लास्ट चैप्टर में भी हमने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का कंपटीशन देखा है, उसको और क्लैरिटी से अब मिल जाएगा मेरे को। ये मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तीनों में से कोई भी लेती स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे यहां क्या बनता, वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस, राइट? यहां क्या बनता, वीक बेस। जनरली क्या होता है, वीक बेस ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। कोई इक्का दुक्का केस होता है बल्कि आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल तो था ही था अच्छा, बट ये बहुत अच्छा बेस भी बन गया। तो यूजली ये जो बन के आया, दिस इज पुअर न्यूक्लियोफाइल। ये जो हम लिख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए गोल्ड लिख रहे हैं, ये किसी मर्जी किताब के क्वेश्चन आप उठा लोगे, ये थ्योरी कहीं मिलती नहीं। हमें भी बहुत साल लगे ऐसी थ्योरी बनाने में कि बच्चा कोई भी किताब उठा ले उसके क्वेश्चन सही होने चाहिए, किसी के भी कहीं के भी क्वेश्चंस उठा लो। तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी गुड, न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रांग। आप इसमें ज्यादा घुसना चाहें घुस सकते हैं। आप देखेंगे SO4 में इतना तगड़ा रेजोनेंस है, 3-3 डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, वो नेगेटिव घूमता ही रहेगा 4 ऑक्सीजन पे। कहां वो न्यूक्लियोफाइल बनके किसी को अटैक कर पाएगा, इतना ज्यादा डिलोकलाइज पड़ा है। तो कोई अगर घुसना चाहेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि इसका एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे तो टिका ही नहीं, तो 4 ऑक्सीजन पे दौड़ता भागता है, तो काहे का ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसर है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने का चांस बहुत कम है। यहां क्या होगा, एलिमिनेशन। तो यहां नो सब्स्टिट्यूशन लिख दिया मैंने, यानी मेजर मेरे को किस साइड जाना है, एलिमिनेशन। लेकिन ये सवाल, ये लॉजिक मेरे को तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक मैं इसको ये ना देखूं फिर सब्स्टिट्यूशन होता कहाँ है। हम यही याद कर लें सल्फ्यूरिक एसिड और ये सारे तो एलिमिनेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता किधर है? रिमेंबर चैप्टर पिछला, एल्कोहल को जब आप HCl प्लस ZnCl2, पिछला क्यों, पिछली क्लास में भी ये बात हो रही थी, HCl प्लस ZnCl2 देते हो तो क्या, HCl इज वीक एसिड, राइट? HCl वीक एसिड है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड ने क्या किया था यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन। तो आप पहली बार अल्कोहल के सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को देख रहे हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये चीज ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर केस में होगा सब्स्टिट्यूशन, इस पर्टिकुलर केस में होगा एलिमिनेशन। अब मेरे को मेरी क्लास से ये चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या बनाऊं यहां पे, RCl या एल्काइल हैलाइड, परफेक्ट जी, दिस। और यहां क्या बनाऊं, एल्कीन, क्योंकि मैंने आर नहीं लिख के दिया इसलिए आप बता नहीं सकते कौन सा एल्कीन, तो मैं यहां पर लिख रही हूं एल्कीन। सो सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, ये वॉर कौन डिसाइड करेगा, एसिड कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है कि वीक। वीक में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। पहली कंडीशन तो आपके पास एलिमिनेशन की ये आ गई, व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इतना नोटेड सबके पास, करिए नोट। मैं थोड़ा स्लो चल रही हूं आज कि आप मेरे साथ साथ नोट करें, बिकॉज ये कंटेंट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। थोड़ी देर में बेसिक एनसीईआरटी पे लौटेंगे, बट तब तक ये करिए। कोपल इतना लेट, कोई बात नहीं, अगली क्लास से बेटा टाइम पे आओ प्लीज, ठीक है? वी अगर अगर मैं कहूं कि मैं कंडीशन ही सब्स्टिट्यूशन की दे रही हूं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN1 को प्रेफर करेगा, एब्सोल्युटली। मैं यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन ही नहीं दे रही बेटा, मेरे क्वेश्चन में कंडीशन ही नहीं है। अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पसंद आया कि अगर हम कहें अंडर सब्स्टिट्यूशन कंडीशंस, मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, 1% भी हो रहा हो तो कौन सा, SN1। रिलेट करना ऐसे ही शुरू करिए सारे कॉन्सेप्ट्स को अगले पिछले को। सो आ गया सबके पास, अब आ गया बच्चों, करो इसको। ये TSOH की फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, आगे मैं हमेशा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये तीनों के तीनों, एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, वाटर ही तो रिमूव कर रहे हैं, तो आई कैन कॉल देम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑल्सो। तो अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की लिस्ट आपकी बनती जाएगी, इस चैप्टर के बाद चाहिए भी नहीं होगी आपको। कंप्लीट करिए, जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए वेट कर रही हूँ। तो नाउ कम्स प्रैक्टिस फॉर गुड क्वेश्चन ऑफ जेई नीट, जिसको देख के हम डरते हैं।
राइट, ये वो क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, ये कोई किताब नहीं बता रही, ये सिर्फ क्लास नोट्स या आपकी कॉपी में हो सकता है, ईज को लेके। कौन सी ईज है यहाँ? एलिमिनेशन की नहीं, एलिमिनेशन की तो है ही, वो तो मैं पहले ही बता चुकी, उसका तो प्रूफ भी लिखवा चुकी। लेकिन ये दोबारा ईज मेरे को क्यों लानी पड़ी? E1 और E2 के लिए। वी नो कि एलिमिनेशन की ईज प्राइमरी में बहुत कम है, तो प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन होगा, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, दोनों कंसिडरेबल होंगे, रेयर कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर जितना भी एलिमिनेशन होगा, थोड़ा बहुत भी, या 50%, 40%, 60%, वो आपको नहीं करना। किससे होगा? E2 से। E2 मतलब नो कार्बोकेटाइन, E1 मतलब कार्बोकेटाइन। अब मैं जो 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और मेरी डीपीपी की प्रैक्टिस आपको यही बताएगी कहां E1 करना है, कहां E2 करना है। ठीक है। सो अब मैं सबसे पहला केस, ये मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है, ये मैं स्लो चला रही हूं, मेरे साथ साथ ये होना चाहिए। अब सबसे पहला केस मैं आपके लिए उठा के लाई हूं। सबसे पहले अल्कोहल को पहचानेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, क्योंकि मेरे को मैकेनिज्म सबसे पहले मेंशन करना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर देखा ये टर्शरी अल्कोहल है, H2SO4 और हीट तो मैं दे ही रही हूं, एलिमिनेशन तो मैं आपको दे ही रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है, अगर टर्शरी है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? E1। E1 होगा तो मेरे को क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन। क्या इसमें कोई शिफ्ट की गुंजाइश है? प्रभव देखिएगा, गान्या, आर्जा, क्या इसमें शिफ्ट की गुंजाइश, जरूरत या पॉसिबिलिटी, कुछ भी कहिए, है ही नहीं। पहले ही वो टर्शरी बना हुआ है, कोई रिंग एक्सपेंशन का भी फायदा नहीं, 6 मेंबर से 7 तो बनता नहीं है, 6 से 5 भी नहीं बनता। तो मेरे पास ये एक टर्शरी अल्कोहल बन गया, कोई शिफ्ट नहीं, मैंने पहले तो कंफर्म किया। उसके बाद मैं क्या करूं? पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके, डीप्रोटोनेट करके एक एल्कीन बनाऊं। आपकी कॉपी में ऑल पॉसिबल एल्कीन्स चाहिए मेरे को, दो। किसी के पास तीसरा बन रहा है? मेरे पास आया दो, चलिए मैं बना देती हूं, चेक करना तीसरे की पॉसिबिलिटी है क्या। मेरी तो कोशिश होगी मैं बनाऊं, आप चेक करेंगे मेरे को, है कोई तीसरे की पॉसिबिलिटी? तीसरा है वो इधर ही बनाएंगे, वो सेम ही बनेगा, सो देयर इज नो लॉजिक। तो मेजर कौन सा होगा माधव इन दोनों में से? सेटजेफ तो होगा, कौन सा है सेटजेफ? बाद वाला, राइट। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए मेजर इज सेटजेफ। तो अब आपको, मेरे को लगता है ये थोड़े से आसान लगने लगे होंगे ये क्वेश्चन। पिछले चैप्टर तो काफी आपके लिए टेरिबल एक्सपीरियंस रहा कि शुरुआत में ही मुझे ये मिल गया। अब आप हर चैप्टर में देखेंगे तो आपको बहुत आदत पड़नी चाहिए इसकी। चलिए अगला देखिए, मेजर माइनर उधर आ गया होगा, तो अगला देखिए, क्या इसमें कोई तीसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी? आई एम वेटिंग। सिस्ट्रांस सोच लेना अब, मतलब अब मैं उस साइड ले जाना चाह रही हूँ। पहले बनाओ, डोंट वरी, नहीं आया तो मैं करा दूंगी। पहले इसको पूरा बनाओ अपने समझ से कि हाँ हमने क्या किया है, शिफ्ट करी, उसके बाद कौन से पड़ोसी से एच रिमूव किया, कोई छोड़ तो नहीं दिया मैंने, वो आप पॉसिबिलिटीज बताइए। हाँ, एक और बन सकता था, ये वाला बन सकता था, मैंने नहीं बनाया, आप बनाइए तीसरा। मैंने दो ही बनाए, तीसरा आप खुद बनाइए, मैंने मेजर बना दिया एक, इतना मुझे पता है। थर्ड प्रोडक्ट बनाइए सभी लोग। अभी आप सिस्ट्रांस का मैं लूंगी टाइम, वो भी करवाऊंगी, बट पहले जरा इसमें एक्सपर्ट हो लो। दो बनने हैं, तीन बनने हैं, पहले इसमें कॉन्फिडेंस आ ले हमको। आगे सबके पास तीनों प्रोडक्ट्स, मेजर तो वही है जो मैंने कहा। तीसरा प्रोडक्ट ना आए आपके पास तो मेरे को किसी तरह से तो आप इन्फॉर्म करिए, एक्सप्रेशन से बता के, कुछ भी करके, सो दैट मैं आगे का क्वेश्चन, सब चीज कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से प्लान करूं। सो ये हो गया आपके पास सेकंड एग्जांपल में, आपको पता लग गया कि किस केस में मुझे कौन सा मैकेनिज्म लगाना है। मैंने यहां पर E1 क्यों लगाया, सबको पता लग गया, टर्शरी और सेकेंडरी में E1 ही लगता है। चलिए नंबर 3 चेक, ये मैं करा चुकी हूँ पिछले चैप्टर में एल्काइल हैलाइड में, बट मैंने दोबारा अल्कोहल के केस में कराना सही समझा। चेक क्या किया है मैंने। और किसी को भी दिक्कत हो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज मुझे बताएं, अथर, प्रतीक, सृष्टि, या सामने बैठे किसी को भी लग रहा है कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा, तो मैंने इस बार ब्लू मार्क कर दिया 1 2 3, ताकि आपको ये पता चले कौन सा बॉन्ड बना जिसके चक्कर में कौन सा बॉन्ड तोड़ा गया। रिंग एक्सपेंशन। So I have taken a rare case, very rare case.
जो किसी भी लेवल की बुक में एक आधा क्वेश्चन ही होता है, इसमें वैरायटी कम होती है, जिसमें रिंग एक्सपेंशन भी है और साथ में शिफ्ट भी है। कोई एक चीज नहीं, दोनों चीजें, और एल्कीन भी बन रहा है, मतलब एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो ये सबसे रेयर केसेस में गिना जाता है। तो इसे देखिए इत्मीनान से और मुझे बताइए। और फिर ये पता चल गया जिस पर 3 नंबर आया है उस पे कैटायनिक चार्ज के साथ साथ मिथाइल भी उसी के जिम्मे आया है। दिस इज माय 3, दिस इज 2। तो 3 और 2 पोजीशंस जो थी मेरी नंबरिंग में, उन दोनों पे एक एक मिथाइल आ गया। देन आई वॉज एबल टू मेक अगेन 3 एल्कीन, चेक कोई फोर्थ बन रहा हो या मैंने कोई एक दो बार बना दिया हो। आदित्य इसमें मेजर कौन सा? सानवी इसमें मेजर कौन सा? बीच वाला? बीच वाला वही मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसके नीचे आप लिख लीजिए यस इट इज मेजर। ये काफी रेयर केसेस में है और इस पे अपने आप में पूरा एक क्वेश्चन बनता है। ये किसी के साथ पार्ट्स में भी आ सकता है, बट यूजुअली इसमें अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये और माइनर होगा, ट्रेस कर सकते हो, यस। चलें आगे बच्चों, हो ही गया ये वाला। तो ये रेयर केस नोट हो गया था सबसे, ये सॉरी करो, ये जरूरी है, रेयरेस्ट केस है। ये डीपीपी में मिल जाए, टेस्ट में मिल जाए, बट नोट्स कॉपी में होना चाहिए। ये आपकी आंखों के आगे रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आप ये कर सकते हैं तो फिर कोई भी केस कर सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां मैंने क्या बताने की कोशिश की है, टर्शरी अल्कोहल है इसमें, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी में हमें मैकेनिज्म तो पता ही है क्या लगना है, लेकिन यहां एक बात मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की, हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां भी बन सकता है इवन आफ्टर शिफ्ट, वहां पे आप इवन लगाओगे। ये मैं भी समरी में भी लाने वाली हूं। हो सकता है कहीं प्राइमरी अल्कोहल में भी आपको इवन लगाना पड़ जाए। आई एम ब्रिंगिंग विद दिस, यहां सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है, अगर शिफ्ट के बाद भी स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म पे कूद पड़ो। माधव हो गया नोट बच्चे? तो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, बट इसको मैंने समरी में दोबारा डाला है। अगले एग्जाम्पल्स को थोड़ा फास्ट नोट करेंगे आप लोग। किसी दो बच्चों की वजह से मैं सारी क्लास को बिठा नहीं सकती, पीछे बैठ के दिखता नहीं है, तो अगली क्लास से आगे बैठिए। बट इतना वेट अगर मेरे को एक एग्जाम्पल को नोट करने में करना पड़ गया नवनीत, तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना, अगले वाले को मेरे साथ साथ कर। एक तो प्राइमरी लाना था मेरे को, राइट? ये मैं ले आई प्राइमरी अल्कोहल, मैंने दिया भी H2SO4 है। H2SO4 देते तो मैंने इंश्योर कर लिया होगा तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होगा। और कौन सा? E2, क्योंकि मैंने इतना भी देख लिया, जब ये OH टूटेगा यहां प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट के बाद भी सेकेंडरी बन रहा है, कोई चिलेशन हो रहा होता, कोई टर्शरी बन रहा होता, तो मैं शायद E2 की जगह क्या लिखती? E1 लिखती। लेकिन यहाँ शिफ्ट के बाद भी कोई तीर नहीं मार रहा, प्राइमरी से सेकेंडरी ही जा रहा है, इसीलिए यहां पर नो कार्बोकेटाइन, एलिमिनेशन, और साथ में सब्स्टिट्यूशन की भी थोड़ी पॉसिबिलिटी होगी, 5-10%। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी इतना बनेगा कि मेरे को मेंशन करना चाहिए, राइट? करिए इसको। अब आप मेरे से मतलब ये मत पूछना सब्स्टिट्यूशन में क्या बनेगा, हाँ ना, यही इस चैप्टर का अगला हिस्सा है, ईथर्स। ईथर्स की पहली प्रिपरेशन ही यही है। जो भी होगा वो हम बात बिल्कुल पहुंच तो सही गए, बट मैं उसको और अभी निकालना नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे भी एलिमिनेशन में रहे। अदरवाइज वंडरफुल आंसर, वेरी गुड आंसर। तो आप इसके अंदर मेरे से अभी ये मत पूछना सब्स्टिट्यूशन में क्या बनेगा, ये मेरा अगली डीपीपी और अगला चैप्टर, सॉरी चैप्टर का अगला हिस्सा यही है, ईथर्स। वो अभी मैंने होल्ड पे रखा, अभी मैं नहीं बताना चाह रही, अभी एलिमिनेशन पे ध्यान रखेंगे। डन? क्या इसमें कोई दो पॉसिबिलिटी थी बनने की? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन ही नहीं बना, जब कार्बोकेटायन ही नहीं बना तो मैं कोई शिफ्ट ही नहीं कर सकती, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, राइट? चलिए, तो ये मेरे पास एलिमिनेशन की हुई समरी, ये मुझे आप सबकी कॉपीज में चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव डीपीपी या टेस्ट करने से पहले पिछले केसेस नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये समरी करोगे, तुम्हारा कोई क्वेश्चन किसी बुक का गलत नहीं होना चाहिए। और अगर डीपीपी का कोई क्वेश्चन मेरे इस डाटा से मैच ना करे, प्लीज रिपोर्ट अस, उसके आंसर को हम बदलें, अगर किसी एक आधे क्वेश्चन का आंसर गलत गया हुआ हो तो, राइट?
लिखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और उनका बिहेवियर एलिमिनेशन में। यहां मैंने आपको पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया जो आपको नहीं पता, POCl3 और पिरिडीन। जब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट POCl3 होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? E2। बेशक आप टर्शरी ले आओ। तो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे? टर्शरी में तो E1 करना है, लेकिन H2SO4 की प्रेजेंस में अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट POCl3 आप उठा के ले आए, प्लीज टर्शरी में भी कार्बोकेटाइन शिफ्ट नहीं। इस चैप्टर टेस्ट में आपसे सबसे ज्यादा गलती मैं इस हिस्से में पर्पसली करवाऊंगी कि आपको याद रहे अपनी स्टूपिड मिस्टेक्स, बेवकूफियां, कि और कोई आसान चीज नहीं है याद रखनी, इट्स डिफिकल्ट। तो गलती करके याद रखना थोड़ा ह्यूमन नेचर है, इसीलिए उसको एक्सप्लॉइट करते हैं हम। तो यहां ये मान के चलिएगा POCl3 है तो टर्शरी को भी तुमने कहां दौड़ाना है? E2 पे। ऑफ कोर्स सेटजेफ ही सब में मेजर है, वहां तो कोई फाइट ही नहीं है। सेकेंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? Al2O3। Al2O3 में भी आंख बंद करके E2, बी इट टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल, और उसमें भी सेटजेफ। थर्ड वाला तो इतनी देर से डिटेल चल ही रहा था कि ये तीनों के तीनों एसिड्स में से कोई भी आप ले लोगे, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ तो क्या प्रेफर होगा? E1, और प्राइमरी के साथ क्या प्रेफर होगा? E2, एंड मेजर प्रोडक्ट इज अगेन सेटजेफ। जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फिफ्थ पॉइंट, पहले 4 नोट कर लीजिए तब मैं 5वें पे आऊं, क्लैरिटी से दिखाऊं। नहीं, E2 में ऐसा कुछ नहीं है। मेजर प्रोडक्ट वही होता है जो स्टेबल एल्कीन होता है, चाहे वो E1 लो चाहे E2 लो। E1 E2 का तो सिर्फ फर्क होता है कार्बोकेटाइन बना और शिफ्ट्स पॉसिबल हुई, बस। एलिमिनेशन दोनों में सेटजेफ ही मेजर होता है, E1 हो या E2 हो। नीचे वाली स्टेटमेंट इज वेरी रिस्की, और मैं कोशिश करूंगी मैं इसके एग्जाम्पल्स गैदर करूं, चाहे डीपीपी के थ्रू, चाहे टेस्ट के थ्रू, चाहे क्लास टेस्ट के थ्रू। इसके एग्जाम्पल्स मेरे को इकट्ठे करने होंगे विद टाइम, 2-1 दिन में जैसे भी मिलता है मैं करूंगी आपके साथ डिस्कस भी। अगर कहीं चांस बन रहा है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का E1 प्राइमरी में भी, गो फॉर E1। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का दिख रहा है, साइक्लाइजेशन होनी है, 5 मेंबर्ड रिंग से 6 होना है, E1 प्राइमरी अल्कोहल है, एक शिफ्ट के बाद टर्शरी बनने को तैयार है, प्लीज लपक के क्या उठाइएगा? E1। ये थोड़ा रिस्की होगा मेरे को आपके हिसाब से कि आप यहां गलती कर सकते हो, आप प्राइमरी अल्कोहल देके E2 लगा दोगे, लेकिन हर केस में प्लीज चेक करेंगे क्या एक आधी शिफ्ट पे कोई बहुत ही अच्छा टर्शरी या साइक्लाइजेशन वाला मिल रहा है कि नहीं। नोट हो गया सबके पास? ये पीछे वाले हेड डाउन ना करें भाई, बड़ा बुरा सा लगता है। करिए फिफ्थ पॉइंट को नोट, फिर मैं एलिमिनेशन को क्लोज कर दिया, यहां पे समरी होगी। तो अभी तक मैंने अल्कोहल्स के क्या रिएक्शन डिस्कस किए। पहला रिएक्शन जो लास्ट क्लास में उठाया था, जो पिछली से चल रहा था, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जो उस कैटेगरी में आता था जिसमें H निकलना है, राइट। पहला रिएक्शन इसमें था रिएक्शन विद मेटल्स। दूसरा रिएक्शन कौन सा था इस कैटेगरी में कनिका? जो मैं फर्स्ट कैटेगरी अल्कोहल्स की पिछली से पिछली क्लास में उठा रखी थी, जिसमें था कि O और H बॉन्ड टूटे और एसिडिक बिहेवियर। उसमें एक रिएक्शन तो हमने लिया मेटल्स के साथ, चाहे वो एल्यूमिनियम था चाहे नेवज था। दूसरा रिएक्शन कौन सा था? ग्रिग्नार्ड एस्टरिफिकेशन। असली तो एस्प्रिन उसी से बनाई थी हमने। लास्ट क्लास सबसे ज्यादा मेरी एस्टरिफिकेशन पे डेडिकेट हुई जहां तक मैं जानती। तो उसमें 3 रिएक्शन करे, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी मैंने क्या स्टार्ट करी? ROH का कौन सा बॉन्ड टूटना? RO बॉन्ड टूटना, जिसमें हमने क्या उठाया? एक तो ऑलरेडी डन ZnCl2 वाला हिस्सा सब्स्टिट्यूशन, एक और हिस्सा उसके, मतलब जो भी डन डन थे वो नहीं मैं बात कर रही असली। फिर उसमें तीसरा रिएक्शन उठाया मैंने, डिहाइड्रेशन, लास्ट क्लास में एलिमिनेशन, जिसको मैंने अब खत्म किया। तो सेकंड कैटेगरी में 3 रिएक्शन मेरे पास कवर हो गए। अब आ जाता है दोनों कैटेगरी खत्म, अब आ जाता है थर्ड कैटेगरी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके ऊपर आपको थर्ड करके क्या मार्किंग करनी है? ये वो रिएक्शन है विच इन्वॉल्व एल्कोहल ग्रुप एज अ होल। कोई एक बॉन्ड नहीं टूट रहा इसमें, यानी इसमें इसका आर ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। एल्कोहल ग्रुप एज अ होल, पूरे एल्कोहल का भी तो कोई रिएक्शन होता होगा। एक रिएक्शन था OH बॉन्ड फिशन, एक रिएक्शन था RO बॉन्ड यानी कि CO बॉन्ड फिशन।
अब आ जाता है लास्ट कैटेगरी ऑफ अल्कोहल, जहां पे अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल ही किसी तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई कैटेगरी ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। इसमें भी एक ही रिएक्शन है बस, बट तीसरी कैटेगरी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है तो मुझे मेंशन करनी है। तो अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है या जेईई नीट में असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में आता है अल्कोहल इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, उसमें ये कैटेगरी नहीं आती। ऑक्सीडेशन तो हर चीज का होता है, कागज भी जलता है और आप देखिए लकड़ी भी जलती है, कुछ भी जलता है। ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन एक तरह से लेमैन भाषा में। ये वर्सेटिलिटी की वजह नहीं है। वर्सिटिलिटी की वजह क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है। न्यूक्लियोफाइल कब बन रहा था वो, और इलेक्ट्रोफाइल कब बन रहा था? इलेक्ट्रोफाइल लास्ट क्लास में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर and acidic behavior shows that alcohol can produce a nucleophile that is OR negative, कहीं भी जाके सब्स्टिट्यूशन कर देता है। ये वर्सेटाइल होने का मतलब है बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, आपको सारी अल्कोहल की समझ चाहिए, उसमें तीसरी कैटेगरी नहीं डलनी। ये कोई वर्सेटाइल नेचर नहीं है, ये इसकी एक कैटेगरी है, रिएक्शन है। अब ये मेरे को अगले चैप्टर पूरा शुरू, ये 2 स्लाइड्स अगले चैप्टर में डुप्लीकेट एज इट इज हो जाएंगी। तो यहां से क्योंकि अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन आ गया मेरे पास, अल्कोहल को जब भी ये आप रोड मैप देखेंगे, कुछ कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में हम नहीं ले पाए थे क्योंकि अल्कोहल बनाने तक तो हो गया था, उसके आगे का मैं नहीं ले पा रही थी। आपने अल्कोहल तो बना दिया था एक्वस KOH डाल के, लेकिन उसके आगे के लिए मेरे को इस चैप्टर की जरूरत पड़ रही है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, पहली सीडी है एल्डिहाइड कीटोन, हमेशा हमेशा पहली सीडी होगी, या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया रिएक्शन सीधा एसिड पे आके रुकेगा। ये रोड मैप आपको कन्वर्जन्स के लिए भी चाहिए। ये रोड मैप आपको, ये है मेरा अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, ये है मेरा अभी का चैप्टर, और इससे पिछला चैप्टर हमारा चल रहा था जो हमने टेस्ट भी कर लिया, एल्काइल हैलाइड। जब ये सारे एरो में मिला लूंगी तब मैं जेईई एडवांस का इसका टेस्ट ले पाऊंगी आपका, कि मेरे को ये 3 एरो तो कम से कम चाहिए, 3 चैप्टर्स, राइट। तो इस हिसाब से आप समझिए कि अब आपको आज अल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों के साथ लेना है। तो सबसे पहले तो आती है बात, ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मुझे वो समझना है। वो समझ लिया तो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल खत्म। तो इसको समझिएगा, ये नोट करने लायक बात नहीं है, नोट करना यहां से शुरू करेंगे। मैंने अल्कोहल बनाया, बेसिक मिनिमम स्ट्रक्चर उठाया अल्कोहल का, सी के साथ OH होना चाहिए और एक सी जिसके साथ जो भी लगा हो। मेरे को यहां क्या लगा है, आई एम नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, लेकिन जो चीज मैंने लिखी है वो जरूरी है। ये H और ये H जो मैंने येलो से सर्कल किए हैं, ऑक्सीडेशन इन्हीं दोनों के लिए है। अगर इन दोनों में से एक भी आपने गायब कर दिया, आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। और इसी पे आज मैं आपको बहुत परेशान करने वाली हूं, या आप परेशान होने वाले हैं। अल्कोहल के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। जैसे ही बच्चों ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, आपने इस ऑक्सीजन की वैलेंसी खराब कर दी, आपने इस कार्बन की वैलेंसी खराब कर दी। क्या मजबूरी हुई इसकी? कार्बोनिल लाना पड़ा, C डबल बॉन्ड O बन गया। अब C डबल बॉन्ड O बन गया, यहां क्या है उससे पता चलेगा एल्डिहाइड बना कि कीटोन बना। अगर यहां पर मैंने लिया होता एक और CH3 और यहां H, तो क्या होता? H और CH3, तो क्या बनता? एल्डिहाइड। दोनों साइड R होता तो क्या बनता? कीटोन। बच्चों तीनों साइड R होता तो क्या बनता? नो रिएक्शन। ये बात पूरे चैप्टर के एंड तक याद रखना। टर्शरी अल्कोहल जिद्दी होते हैं, जैसे आप जिद्दी हैं, बिल्कुल टर्शरी अल्कोहल भी जिद्दी है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, स्टबन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। वो नहीं होता ऑक्सीडाइज। फिर भी आपका सवाल आता है, हम कुछ ऐसा कर दे, कुछ वैसा कर दे, उसको ऑक्सीडाइज करवाएं। अगले चैप्टर में कराएंगे, एल्डिहाइड कीटोन में। इस चैप्टर का सिलेबस अलाउ नहीं करेगा। इस चैप्टर का सिलेबस क्या अलाउ करेगा? टर्शरी की खबरदार जो तुमने ऑक्सीडेशन की मेरे से पूछे बिना, क्योंकि मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगी कि कैसे होती है। वो अगले चैप्टर का एनसीईआरटी का हिस्सा है कि कैसे होती है।
सो टर्शरी एल्कोहल्स आर स्टबर्न टू ऑक्सीडेशन। तो ये कोई नोट करने लायक बात नहीं थी, ये सिर्फ बताने लायक बात थी। और ये डॉटेड डॉटेड वाला डायग्राम एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, जिससे बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब मैं आपसे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं। आई एम ब्रिंगिंग टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पीसीसी एंड पीडीसी। क्या होते हैं पीसीसी पीडीसी? वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम इन इट, बट फर्स्ट थिंग दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप मुझे बताइए ब्यूटेन 1 ओल से, बिना पेन पेपर उठाए मुझे बताइए ब्यूटेन 1 ओल से क्या बनना चाहिए, जसकरण क्या बनना चाहिए? विदित बोलो, गर्वित? एल्डिहाइड। तो ब्यूटेनल बोल दो यार, बिल्कुल सही, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपके एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बस बोर्ड में और एनसीईआरटी में कैसे पूछा है, ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेन अल बनाने के लिए आइडेंटिफाई रीएजेंट, क्योंकि पीसीसी कुछ नया आया, तब आपको वही पूछना है हमने। ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनल कैसे बनता है, उसके लिए नेम द रीएजेंट। आपको रीएजेंट कौन सा देना पड़ेगा यहां पर, पीसीसी पीडीसी या जो भी लिस्ट आएगी। सिमिलरली ब्यूटेन 2 ओल, पीसीसी की जगह मैंने दूसरा माइल्ड ले आई पीडीसी, उससे क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूटेन 2 ओन। तो आइडेंटिफाई द रीएजेंट, 5 पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन के जो आपके एनसीईआरटी में इसके बाद दे रखा है, पांचों में रीएजेंट पूछा है। तो माइल्ड रीएजेंट 2 याद करा दिए मैंने, इन दोनों रीएजेंट्स की फुल फॉर्म और ये दोनों रिएक्शन अब नोट करिए आप, और अच्छी स्पीड से। यस यस, लिस्ट है, आप रिवर्स भी कर दो इनको, पीसीसी इधर लिख दो, पीडीसी इधर लिख दो। यस, वही अब मैं लिस्ट पे ला रही हूं। यहां मैंने भी तो यही तो बताया आपको, दोनों साइड आर होता सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनना था, एक साइड आर एक साइड एच प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनना था। तो व्हाट यू आर आस्किंग इज ऑलरेडी देयर, बट पहले मैं सारे रिएजेंट लिखवा दूं, और ऐसी लिस्ट मेरे को यहां मिलने वाली है, ठीक है, उस पे भी आएंगे। एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इज दिस हीटेड कॉपर ट्यूब। एक दो और भी एलिमेंट हो सकते हैं, सिल्वर भी आ सकता है यहाँ पे। हीटेड कॉपर ट्यूब का भी वही काम है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। प्रोडक्ट खुद लिखिए, हीटेड कॉपर ट्यूब वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरे को टर्शरी का वेट है, आप क्या देते हैं? टर्शरी का प्रोडक्ट बनाना मत, बस बता दो, नो रिएक्शन। एटलीस्ट लिखना मत प्लीज, कुछ और होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के प्रोडक्ट लिख लिए आप लोगों ने। यहां पर जो ये हीटेड कॉपर ट्यूब है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, इस पे तो कोई हम कर ही नहीं रहे कॉन्ट्राडिक्ट कि नहीं होता, बट इट इज नॉट नो रिएक्शन। यहां बाई चांस क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। व्हाट इज हीट? हीट प्रेफर्स एलिमिनेशन। और बार बार मैं हीटेड कॉपर ट्यूब बोल रही हूं, मैं कॉपर भी अकेला नहीं बोल रही, बोलने में भी हीटेड आ रहा है क्योंकि पता है यहां हीट ने कुछ काम करना है। यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए तो अगला जिद्दी है, करेगा ही नहीं। फिर क्या होगा अगर ऑक्सीडेशन रुक गई? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो कर दीजिए डी हाइड्रेशन, जो इतनी देर से कर रहे हैं। बनाओ इसका मेजर एल्कीन। कॉपर सारे ट्रांजिशन मेटल एसिड्स होते हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने के लिए। कॉपर के पास है नहीं वैसे, बट यूजुअली लोइस एसिड्स होते हैं। बेस तो किसी जन्म में भी नहीं, ठीक है, बेस नहीं हो पाएंगे। तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो एलिमिनेशन, क्योंकि टर्शरी को तुमने ऑक्सीडाइज होने से रोक दिया, हीट तो है ही, फिर वो हीट से अपना काम ले लेगा और एलिमिनेट हो जाएगा। आ गया सबके पास? यहां आपकी एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को खत्म कर देती है, लेकिन मैंने अभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कराया नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी करते हैं और एक लिस्ट बना के एल्कोहल खत्म करते हैं, फिनोल शुरू करते हैं। तो ये आ गया सबके पास? एवरीवन, एनीवन लेफ्ट एनीथिंग यहां तक? उसको मैं एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन तो नहीं कह सकती। हाँ वो कह सकते हो, आपकी वही मैंने कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस। बट उसको एलिमिनेशन कैटेगरी में नहीं ला सकते, उसमें ना कोई सेटजेफ लग रहा है, ना कोई हॉफमैन लग रहा है, उसके अंदर एल्कीन नहीं बन रहा, इसीलिए मैं उसको एलिमिनेशन की कैटेगरी में कभी नहीं ला सकती, ठीक है।
चलिए लिस्ट पे आते हैं जी। जेई, नीट, एनसीईआरटी सारा मिला के जो लिस्ट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट, और ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर सीधे। बिग डील। करिए। तो मैं इंतजार कर रही थी जिस दिन जोन्स आएगा उस दिन तो मैं जरूर याद दिलाऊंगी कि याद करिए इसको। सारा एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। जो ब्लू कलर से है वो एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन जेई नीट में एक्सपेक्टेड है आपसे। वैसे बहुत अजीब बात है, 3 क्वेश्चन तीनों में जोन्स। एक बार हुआ था नीट में 4 क्वेश्चन लगातार, चारों डीएनपी। अभी आपको मिलेगा डीएनपी टेस्ट अगले चैप्टर में। चारों क्वेश्चन डीएनपी और आयोडोफॉर्म पे थे, चारों लगातार। तो जिसने आयोडोफॉर्म और डीएनपी नहीं किया था उसके चारों गलत हुए थे। इस पे लोगों ने केस भी डाला था, जीते नहीं थे। वे टॉपिक का दिए 4 लगातार, एक ही टॉपिक से दे दिए, तो ये कौन सा रूल है कि हम एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन नहीं दे सकते। सो अगली स्लाइड पे आयोडोफॉर्म ही ला रही हूं मैं। हाँ वो ठीक है, किसी ना किसी से जोन्स डाल दिया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, बताते हैं एक ही चीज छोड़ के गए 3 उस पे आ गए। वो देख रहा होता है ना ऊपर वाला, तुम छोड़ो बेटा, आगे मैं हूं। सब पढ़ के जाते हैं तो कुछ आता नहीं है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैनेज हो जाता है। ठीक है, आप लोग चाहते हो आज मेहनत करें और गलत नहीं है और कल रिजल्ट भी आ जाए। अगर आपने पूरी मेहनत की है 2 साल, फिर भी मान लीजिए आपका जेई में वो रैंक नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी चीज कुछ जरूर मिलेगी। थोड़े 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, बट यू विल गेट समथिंग। तब आप ये रियलाइज करोगे ये तब की मेहनत है जो मुझे आज पे हो रही है। तो और ऐसा हम हर साल देखते हैं बच्चों के साथ, नथिंग न्यू। तो अपने पे लोड मत लेना रैंक का, लोड लो मेहनत का बस। मेहनत पूरी करो, ये नहीं आप कह सकते मैं पढ़ी भी बहुत थी लेकिन रैंक नहीं आई। मेहनत करो बस, सही टाइम पे सही चीज मिलेगी। तो कर लिया नोट, ये बेटर ईल्ड एनसीईआरटी का है। ये दोनों मैंने क्यों अलग कलर से पहले से ही लिखे हुए, इन पे बहुत बच्चों की कंप्लेन आई थी, हमसे छूट गया, हमसे गलत हो गया, एक ही चीज नहीं करके गए थे और गलत हो गया। ये बेटर ईल्ड वाली बात एक बार रिसेंट में 2-3 सालों में ही बहुत पूछी गई और हमें नहीं पता कहाँ है। तो एनसीईआरटी में नीचे की एक लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन की ईल्ड बेटर लेनी है तो पीसीसी लीजिए। अब मैंने पीसीसी को खोल के लिखा है, देखो इसमें 3 चीजें होती हैं। आपने जब इसका एब्रीवेशन नोट किया था पिछली स्लाइड पे, उसमें कहीं क्रोमियम की झलक थी, क्रोमाइल या क्रोमेट कुछ वर्ड आता है, वो क्रोमियम की झलक है। सो CrO3 pyridine प्लस HCl। बच्चों ऐसे भी लिखा आ सकता है, तुम पीसीसी सोच रहे हो और एरो पे ये 3 चीजें लिखी हो, CrO3 pyridine और HCl। ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है, तुम पीसीसी एक्सपेक्ट करते रह जाओ। सो बोथ वेज आई शुड नो। एंड यस, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन, टर्शरी होगा तो ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करेगा, स्टबर्न है। नीचे तक पहुंच गए आप? इसमें क्या ऑब्जर्व किया एनीवन? कुछ है ऐसा कि मैंने फालतू में ही ब्यूटेन का लिख दिया, ब्यूटेनोल से ब्यूटेनल बनता? एनीथिंग ऑब्जर्व्ड? अन्य कुछ ऑब्जर्व हो रहा है इसमें? पीसीसी इतना सुपर सिलेक्टिव है कि ये डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाएगा, ये सिर्फ अल्कोहल को हाथ लगाएगा। और अगर क्लास 11th के रिएक्शन पे जाऊं ना, यहां मैंने भी तो स्ट्रॉन्ग वाले लिए नहीं, KMNO4, कोल्ड और हॉट, यहाँ OH टंग जाएंगे, राइट? पीसीसी इतना माइल्ड है, ये सिर्फ अपना एक ही काम करके निकल रहा है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसके लिए लिख लेना, इट्स इग्नोरिंग डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगा रहा। हीटेड कॉपर ट्यूब हो गया, पीडीसी तो पीसीसी जैसा ही है। कोलिन्स रिएजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई नीट के क्वेश्चंस में कभी कभार दिख सकता है। बस फिर आप स्ट्रॉन्ग पे आइए, चलते हैं आगे। पिरिडीन का स्ट्रक्चर, और अब तुम मुझे बताओगे कहां पढ़ा है ये पिछले साल? इसके बिना पिछले 10 साल में जेई का पेपर बना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये किसी भी भाषा में ना आए। एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी जो हमारी चौथे चैप्टर में आएगी, तब पिरिडीन और पायरोल फ्यूरैन ये सारे लूंगी। इसके बिना जेई नीट
नहीं बनता, ये इनसे छोड़ा ही नहीं जा रहा है। देयर आर फ्यू लड्डू क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं। एक एनबीएस जरूर आता है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, मतलब बहुत ही कॉमनली शिफ्ट्स में मिलता है, और एक पिरिडीन जरूर मिलता है। चलिए जी, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके जाने पहचाने हैं। K2Cr2O7 क्लास 10 से सुनते आ रहे हैं, नहीं भी सुनते आ रहे आज सुन लीजिए जी। KMnO4 मीडियम चेक करो, एल्कलाइन और एसिडिक। लास्ट ईयर रेडॉक्स चैप्टर में जितनी बैलेंसिंग आपने की है ना, उसमें K2Cr2O7 और KMnO4 पॉपुलर रहे हैं। रेडॉक्स में जो ऑक्सीडेशन पार्ट है वो इसके जिम्मे हुआ करता था। आप दो इक्वेशन डिवाइड करते थे, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। वो एक साइड तो इन्होंने ही घेर रखी थी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देखिए लिस्ट के नाम पे क्या लेके आई हूं मैं, 3। ये इसको लिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, ये तो एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। ये है CrO3 के साथ मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, ड्रेस्टिक कंडीशन बनाई। देखिए CrO3 के साथ पिरिडीन दिया था तो माइल्ड हो गया, CrO3 के साथ H2SO4 दिया तो स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसका नाम क्या आ गया, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, लिस्ट आ जाए तो बताइए, मैं अगली स्लाइड पे थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कराऊं। यस, HCl तो साथ में दिया है, क्योंकि हमने उसके साथ, अभी तो तुम जब आपस में देखोगे तो क्या होता है, ये उधर जाता है, इस पे प्लस साइन और इस पे माइनस साइन, मतलब आगे की रिएक्शन नहीं बता रही मैं तुमको। यस, एसिड बेस कंबाइन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, एब्सोल्युटली बनाते हैं, पर्पस ही यही है उसका। हो गया सबके पास? अब मेरे को यही एक चीज की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों के साथ। अगर मैं आपको देती हूं ब्यूटेन 2 ओल, कुछ ध्यान से देखना, डिफरेंट है कुछ। इसको नहीं, पहले 1 ओल करते हैं, तभी प्रैक्टिस होगी। ब्यूट 1, इसको मेरे को ब्यूटेनल बनाना है बच्चों, तो कौन सा रिएजेंट, PCC, परफेक्ट। इसको मेरे को सीधे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। मैं यहाँ स्पेलिंग में इसलिए कर रही हूँ कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने स्पेलिंग में ही पूछे हैं सारे, राइट। क्या दूं, KMnO4 या K2Cr2O7, बस मीडियम याद रखना, एक का बेसिक होता है, एक का एसिडिक, रिवर्स मत कर देना, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड में अगर मैंने पकड़ा KMnO4 तो उसके साथ मेरे को एल्कलाइन वर्ड की बाय डिफॉल्ट आदत हो जानी चाहिए, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का, किसी केस में मैं जोन्स दे दूं चलेगा ना। अब एक और केस, बहुत ध्यान से, ब्यूटेन 2 ओल, इससे मेरे को ब्यूटेनोन बनाना है, प्लीज ब्रिंग सम वेराइटी। तो रिएजेंट, नो मोर PCC, हीटेड कॉपर ट्यूब दे सकते हो, गुड, क्योंकि कन्वर्जन्स में और ABCD वाले में हम इसी पे चैलेंज करेंगे। PCC PDC सारी जनता याद करके आती है, हीटेड कॉपर ट्यूब मिस हो जाता है, राइट। या और भी लिस्ट थी, आई नो, 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। आप हीटेड कॉपर ट्यूब लिख लीजिए यहाँ पर, बिल्कुल सही, आप ये कर सकते हो, बन गया ब्यूटेनोन। हाँ जी, बिल्कुल कोलिन्स भी लिख सकते हो, 1 बाय 1 ही आएंगे हम। अब मुझे ये बताइए, इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूं, यहां तो कीटोन बन गया, राइट। मैं अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूं H2SO4 के साथ, जोन्स क्या था H2SO4 के साथ, CrO3, क्या बनेगा? एस्टर सिर्फ सारी लाइफ एक ही चीज से बनता है, एसिड और एल्कोहल। कोई शाबाश, तो कुछ और मेरे को मत दो, ईथर, कोई लॉजिक नहीं ईथर का, क्या बनेगा इससे, प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेन 2 ओल से एक कार्बन गायब होगा। मैं तो पूछ, मेरा भी उससे सवाल है, ब्यूटेन 2 ओल से प्रोपेनोइक एसिड क्यों, एक कार्बन किधर, सही है बेटा आंसर, इसलिए पूछ रही हूँ, एक कार्बन किधर जाएगा। तो अब मेरे को इतना पता है, आपको जो मैंने रोड मैप शुरुआत की थी वहां पकड़ती हूँ। एल्कोहल का पहली स्टेज हमेशा क्या होगी, एल्डिहाइड या कीटोन। उसने वहां रुकना है, ये डिसाइड होगा माइल्ड दिया था कि स्ट्रॉन्ग। अगर तो आप माइल्ड देते तो वो कीटोन पे रुकता, अब आपने माइल्ड ना देके स्ट्रॉन्ग दिया तो वाया कीटोन वो किधर जाएगा, एसिड। लेकिन कीटोन की एक बहुत बड़ी समस्या है,
यहां भी ब्यूटेनोन ही बन रहा है। कीटोन की एक बहुत बड़ी समस्या है नो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए जिद्दी है। दोनों में प्रोडक्ट सेम बना, माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना, नेक्स्ट चैप्टर हम पोपॉफ्स रूल लगाएंगे, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लगते हैं, उसके लिए रिएजेंट कोई और ही लाना पड़ता है। इस रिएजेंट से आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ नहीं सकते। आप बताओ ना, कीटोन में किसके पास एच है? ओ के पास है? नहीं। सी के पास है? नहीं। आप कीटोन बना के देखिए, ब्यूटेन टू ओन बनाते हैं हम, क्या दिक्कत है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जो मैंने पहली स्लाइड पे वो येलो येलो गोले बनाए, एच निकालना। भाई ना इसके पास एच है ना इसके पास एच है, किधर से तुम ऑक्सीडेशन सोच रहे हो? कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन इवन मोर देन टर्शरी अल्कोहल। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम। मैंने जोन्स दे देना था तो भी ब्यूटेनोन, मैंने K2Cr2O7 दे देना था तो भी ब्यूटेनोन। तो यानी कि यहां ये बात समझिए, सेकेंडरी अल्कोहल को एसिड बनाना नॉट पॉसिबल अभी। तो आ गया सबके पास? तो जब कहीं कीटो, इसका मतलब मैं सेकेंडरी अल्कोहल से एसिड तो बना ही नहीं सकती। यस, मैं सेकेंडरी अल्कोहल से आज तो एसिड नहीं बना सकती, अगले चैप्टर में बनाएंगे, बड़ी टूट फूट होगी भाई, बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने फूटने लग जाएंगे। फिर तब मेरे को पढ़ाना पड़ेगा कौन सा टूटता है। जैसे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है, वैसे ही पोपॉफ्स रूल आएगा अगले चैप्टर में, वो मुझे बताएगा कौन से बॉन्ड को कहां तोड़िए। तो इन रिएजेंट से तो किसी से भी सेकेंडरी अल्कोहल आप कीटोन के आगे ले जा ही नहीं पाओगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आप लिख रहे हैं अपनी कॉपी में आपका काम, बट मेंशन करिए इसको कि कीटोन एक बार बन गया, इट इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज। ये अगेन रेजिस्ट करेगा, जिद्दी है, नहीं जाएगा आगे। इट रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन। आप देते रहो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितने उठा के देते रहो, दो डाल दो एक साथ, हम ये भी डाल देते हैं ये भी डाल देते हैं, कुछ नहीं होगा कीटोन का, राइट? आ गया सबके पास? तो यहां मैं ऑक्सीडेशन के नॉर्मल डिटेल को क्लोज कर रही हूं। कोई एक रिएक्शन मेरे को याद दिलाओ जो मैंने अल्काइल एड में छुड़वाया और कहा ये आगे चलेंगे, उसके ऊपर कन्वर्जन भी थे और मैंने कहा था ये अभी नहीं करवाएंगे, हम अगले चैप्टर में लेंगे। कोई ऐसा नाम याद आता है इंटरेस्टिंग सा? SO2 Cl2 तो करा दिया था, कहीं नहीं आना अब तो। ओहो, आयोडोफोम रिएक्शन, आयोडोफोम, आयोडीन, हेलोफोम, क्लोरोफॉर्म, ये सारे हमारे पिछले चैप्टर के बात है, देखा जाए तो एल्काइल हैलाइड में है। और उसकी वजह से मैंने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का एक कन्वर्जन भी रोका था कि ये कन्वर्जन हम इस चैप्टर में नहीं ले सकते, क्योंकि एल्काइलाइड आपका ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा था। और हर साल करते हैं, इस साल की बात नहीं है कि एल्काइलाइड में इतना सारा आपका हाइड्रोकार्बन का डिटेल चल रहा होता है कि सारा कुछ नहीं थोप सकती आपके ऊपर। तो ये पिछले चैप्टर का है, लेकिन अप्लाई आगे के 2 चैप्टर में होना है। पिछले चैप्टर में सिर्फ इस वजह से इसके क्वेश्चन है क्योंकि नाम में आयोडोफॉर्म है, नाम में क्लोरोफॉर्म है, तो जी अल्काइल हैलाइड में डाल दो, राइट? क्योंकि आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड में होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको अगले चैप्टर में ट्रीट किया कीटोन में। मैं इसको इस चैप्टर में ट्रीट कर रही हूँ कि इस चैप्टर के भी 2 कन्वर्जन कैसे छुड़वा दूं, कितना छुड़वा के चलूं। सो अगर आप एनसीईआरटी का वेट करेंगे तो ये नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है, लेकिन आई एम चूजिंग इट हेयर क्योंकि सबसे छोटे चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स में ये माना जाता है। तो लास्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज आयोडोफोम रिएक्शन। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में अभी तक मैंने ये लिखा नहीं था, क्योंकि अभी मैं बताने की सिचुएशन में नहीं थी ये माइल्ड है कि स्ट्रांग है, आप खुद बताएंगे माइल्ड है कि स्ट्रांग है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है अल्कोहल का, सेम कैटेगरी में, जो 3 चैप्टर्स में भरमार है इसके क्वेश्चंस की। जो मैं आपको बता रही थी, एक साल नीट के चारों क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस में जो थे लगातार, जिसपे न्यूज़पेपर में नहीं बहुत कवर हुआ था, आयोडोफोम और डीएनपी मिला के थे। नेक्स्ट चैप्टर में आयोडोफोम डीएनपी काफी आने वाला है। 4 क्वेश्चन चारों इसकी सीक्वेंस पे थे। तो ये है भाई, 3 चैप्टर में आता है, तो अगले ये भी क्लेम करते हैं एक क्वेश्चन आप पिछले का मान लो, एक इसका मान लो, एक एल्डिहाइड कीटोन का मान, हमने जस्टिफाई कर दिया। तो आयोडोफोम क्या है रिएक्शन वो समझते हैं पहले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो समझते हैं। पेन छोड़ दो जी, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, पिछला चैप्टर ये और अगला तीनों में है, तो ये मेरे लिए बहुत कीमती है, ग्रिग्नार्ड की तरह लीजिएगा इसको, कहीं भी आ जाएगा अब आपके लिए। अगर मैं कहूं आयोडीन और NaOH, ये
उसी तरह से लिस्ट में लिखिएगा, जैसे हीटेड कॉपर ट्यूब है, पीसीसी है, पीडीसी है, ये उसी लिस्ट का हिस्सा है, बट कुछ खास है इसमें जो आप देखेंगे, इसलिए उस लिस्ट में नहीं डाला। I2 और NaOH मिलके रिएक्ट करते हैं और एक चीज बनाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट डिसाइड होता है, जिसकी वजह से इसका नाम आयोडोफोम रखा गया। आयोडोफोम जब मैं बात कर रही हूं तो मैं I2 ले रही हूं, जब मैं Cl2 ले लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, क्लोरोफॉर्म। जब मैं Br2 ले लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, ब्रोमोफॉर्म। जनरली इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसका जनरल नेम जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन है, वो एंड में मैं आपको लिखवा दूंगी। बट ये रिएजेंट होता है आयोडोफोम का या हेलोफॉर्म रिएक्शन का। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी खूबी देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को भी ये एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। पीछे मैं लिखवा के आई, सेकेंडरी एसिड में नहीं जाता, सेकेंडरी कीटोन पे रुक गया। तभी मेरे को पिछली लिस्ट में नहीं लिखवा पाना था ये, क्योंकि इसमें एक और ही खूबी अलग है और इसकी खूबियां भी मिलेंगी आपको। यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल तक को एसिड में लेके आ रहा है। टर्शरी तो जी अपना उसी पे है, एच है ही नहीं, मैं क्या करूं, आई एम गोइंग टू रेजिस्ट। टर्शरी तो हिलता ही नहीं है, टर्शरी अल्कोहल से कीटोन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगले चैप्टर्स में भी मेरे पास कोई सामान नहीं है ऐसा कि मैं टर्शरी अल्कोहल से कीटोन बना लूं, इट विल नेवर। तो अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है ये, इसकी कैपेबिलिटी बता दी, इकट्ठा नोट करेंगे, ये समझ लीजिएगा। सिर्फ एक ही तरह के अल्कोहल इससे रिएक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने लिख दिया प्राइमरी सेकेंडरी करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी में भी एक स्पेशलाइजेशन हो, इफ दे आर मिथाइल अल्कोहल। क्या मतलब है मिथाइल अल्कोहल का, ये तो एक टेक्निकल बुकिश लैंग्वेज है, मेरे को देनी पड़ेगी। जिनमें ये वाला हिस्सा हो, ये एल्डिहाइड में भी मिलेगा हिस्सा, कीटोन में भी मिलेगा, एस्टर्स में भी मिलेगा, एसिड्स में भी मिलेगा, अल्कोहल में भी मिलेगा। तो आयोडोफॉर्म आप समझ लो कहां तक जाने वाला है। ये हिस्सा जहां पर भी मिलेगा वहां आप ये रिएक्शन अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, एलिजिबिलिटी तो आ गई। CH3CO, अब मुझे पता है इसमें सबकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। अब ये CH3CO जो है, चाहे तो ये एल्डिहाइड का पार्ट हो, चाहे ये कीटोन का पार्ट हो, चाहे ये अल्कोहल का पार्ट हो, किसी का भी पार्ट हो, मुझे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O चाहिए। उसमें चाहे कीटोन में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ ही आ जाए, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। क्लियर, ये मेरे को मिनिमम शर्त चाहिए। आर्यन मिथिलेश यही है, मिथिलेश कोई इशू है, कुछ सिरदर्द लग रहा है मुझे ऐसे देख के, चलिए। सो अब मैं इसको कोशिश करती हूं इस चैप्टर में रहते हुए एल्डिहाइड कीटोन ना पकड़ूं। अगर मैंने ऐसा अल्कोहल लेना मेरी मजबूरी हो जाएगी बच्चों जहां पर ये हिस्सा हो, चेक। यानी इथेनॉल तो ये दे पाएगा, प्रोपेनॉल नहीं दे पाएगा प्राइमरी होते हुए भी। तो वही स्लो स्लो समझते हैं। इथेनॉल क्यों दे पाया, क्योंकि इसके अंदर CH3CO बॉन्ड था। अगर इसके अंदर CH3CO बॉन्ड है, गुड टू गो। मैंने क्या दिया, NaOH और I2। भाई CH3 की शर्त क्यों थी, आयोडोफॉर्म चुन के इसको तोड़ता है, मिथाइल को। आयोडोफॉर्म ढूंढता है CO के साथ लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, बस। आयोडोफॉर्म का मतलब, आयोडोफॉर्म नहीं सॉरी, आयोडीन और NaOH, मतलब ये रिएक्शन के नाम के लिए बोल बैठी मैं आयोडोफॉर्म। NaOH और I2 ढूंढ के किधर गए, इसके पास। अब क्या किया कैसे किया वो आगे आएगा, बट आप पहले समझिए हुआ क्या, इससे क्या बन गया। कहने को तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो वाया एल्डिहाइड तो जानी ही है चीज, वो तो हमें पता है, वाया एल्डिहाइड कीटोन ही चलना है रास्ता। तो ये बन गया मेरा एल्डिहाइड। अब जो इसमें मैंने एल्डिहाइड, अच्छा अभी चेक करो, एल्डिहाइड में भी वो चीज इंटैक्ट है, वो अभी भी है। तो अगले चैप्टर में यहां से उठा लूंगी इस रिएक्शन को, इस चैप्टर में मैंने यहां से उठा लिया, बात तो एक ही है। तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड के साथ फिर ये रिएक्ट किया, ये तो करता जाएगा जैसे स्ट्रांग है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जो मैंने आपको बताया। इसका अटैकिंग हिस्सा ये है, मिथाइल वाले हिस्से को निकाल के ले जाता है और उस मिथाइल के सारे H रिमूव कर देता है। रिमूवल ऑफ H इज ऑक्सीडेशन। उस मिथाइल के सारे H रिमूव करके कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एडजस्ट करने की। ये क्या बन गया, CHI3 आयोडोफॉर्म। CHCl3 होता तो क्लोरोफॉर्म,
क्यों बार बार मैं आयोडोफॉर्म यूज कर रही हूँ, क्लोरोफॉर्म क्यों नहीं? आपको पता है क्लोरोफॉर्म अगर किसी टेस्ट ट्यूब में बने तो उसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है? दूसरा, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएंगे करने वाले। दूसरा, दिखता नहीं, इसका कलर इतना पिक्यूलियर आएगा ब्राउन कि मुझे दिखाई दे जाएगा। क्लोरोफॉर्म का कलर है पेल येलो, मैं देख भी नहीं पाऊंगी दिन की रोशनी में कि उसकी फ्यूम्स उठी। तो इसका कलर ब्राउन कलर दिखता है, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाता है, ये लैब टेस्ट में यूज होने वाला है, कंफर्म हो जाता है जो अल्कोहल आपने दिया था वो मिथाइल अल्कोहल था, उसमें मिथाइल ग्रुप एक साइड था अल्कोहल वाले कार्बन के। तो यहां पर दूसरे हिस्से का क्या हशर हुआ है? एसिड। क्योंकि यहाँ पे सोडियम था तो वो तो जगह घेरेगा ही, फिर मैं H3O+ दे के एसिड इसमें से निकाल लूंगी, वो मेरा हेडिक नहीं है अभी। बट इस चीज को समझिए, मिथाइल अल्कोहल का मतलब मिथाइल अल्कोहल नहीं था एक्चुअली। मिथाइल अल्कोहल का मतलब था अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस में एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। बट ये किताबी भाषा मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती है, इसीलिए मेरे को आसान क्या लगता है, ये ढूंढ लो किसी में भी, जिसमें ये ढूंढ लो उसका एंड अब आपको कराते हैं क्या होगा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की ये एक्चुअली स्पेशल बात थी, क्योंकि इसमें आयोडोफॉर्म बन रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अभी भी हम नोट नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं। चेक करना क्या इसमें CH, ये मैंने क्या दिया, ब्यूटेन 2 कहने को ये सेकेंडरी है, बट मुझे बताइए क्या इसमें CH3CO ग्रुप दिखता है कहीं पर? यस, इट विल अंडरगो। अब के मैंने क्या किया, NaOH और I2 की जगह उन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दिया, NaOI, एक ही बात है। आपको अभी तो ये प्रैक्टिस करनी होगी, ये पहचानना ये क्या है। ये आयोडोफॉर्म वाला रिएजेंट है। आयोडोफॉर्म का रिएजेंट क्या है? NaOH और I2, बट एक्चुअली में वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? NaOI। अब समझिए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की साइड जाना शुरू करते हैं, अभी तक तो यही समझ रहे थे, यही टूटेगा। इस हिस्से का क्या होना है? मैंने पहले छोटा प्रोडक्ट लिखा है, बाय प्रोडक्ट, जैसे ग्रिग्नार्ड में करती हूँ कि वो हो जाए तो मेरा मेन प्रोडक्ट तो आ गया। बाकी बचे कुचे का मैंने क्या कर दिया, एसिड बना दिया। चेक कर लो 3 कार्बन का, 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड बनाया। ठीक है, COOH की जगह मुझे Na लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल की प्रेजेंस में H तो सब्सटीट्यूट ही होगा। यानी ये इसकी एक और खास बात, ये C डबल बॉन्ड C को भी नहीं इफेक्ट करता। कोई और भी आया था आज जो इसको इफेक्ट नहीं करता? PCC। PCC भी C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता, ये भी C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करता। नोट करिए, फिर इस पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी पे पूछूंगी, नोट करिए। यस, अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड हो तब भी होगा, कीटोन हो तब भी होगा, यही खास बात है इसकी। तभी तो मैंने कहा मैं भी कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करा रही, बहुत कुछ आएगा अब कराऊंगी। अब कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अब तक तो था ही नहीं मेरे पास। यस, यस, एब्सोल्युटली। अब वो अगली स्लाइड पे वही सब ले रही हूँ। ये मैंने नहीं कहा टूट चुका था, ये तो मैंने शर्त बताते वक्त कहा, ये CH3CO का मतलब। हाँ फर्स्ट, वो तो मैंने बताने के लिए कि फाइनली यही CH3 निकलेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अकर्स वाया एल्डिहाइड एंड कीटोन। ना अब मेरी सुनो, मैंने आपको कहा इस रिएक्शन का एंड क्या होगा। आप जरूरी तो नहीं एल्डिहाइड दिखाओ, आपको तो मेन प्रोडक्ट दिखाना है। आपको मैंने ये बताया एल्कोहल एक्चुअली पहले तो क्या करता है, इसको एल्डिहाइड बनाता है। अब एल्कोहल एल्डिहाइड क्यों बन रहा है? क्योंकि ये वाला एक H और ये वाला एक H निकले होंगे। जब ये एल्डिहाइड बन जाएगा अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बट अब मैं जैसे आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछूंगी, आप वाया रास्ता थोड़ी दिखाओगे, आप सीधे प्रोडक्ट दोगे मेरे को। ये वाया तो सिर्फ मैंने अपने लिए बता दिया कि किस रूट से जा रहा है, ठीक है। गुड कंफ्यूजन करिए नोट इसको बच्चों। CH3CO की भी मेरे को प्रैक्टिस करानी है, तो सिर्फ एक बार आपके पास फेयर नोट्स हो जाएं, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन। तो NaOH और I2 या NaOI लिखना एक ही बात है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। I2 की जगह Cl2 भी, Br2 भी, उसके लिए तैयारी रखिएगा। बट I2 की फ्यूम्स, सॉरी, आयोडोफॉर्म की फ्यूम्स इजी टू रिकॉग्नाइज है।
अभी तक मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछती थी, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, गान्या पिछले चैप्टर का हुआ ये और लास्ट क्लास में भी बात हुई थी। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में आपको लैब में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करोगे? कौन सा टेस्ट लाओगे? ये मेरे चैप्टर टेस्ट में भी इन चीजों को कवर किया है, कोशिश की गई है, इस चैप्टर में तो जरूर की जाएगी, बट ये हमने काफी बात करी। उस टेस्ट का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, वेट करो। यस, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रभव, गान्या, सेकेंडरी और टर्शरी को मेरे को लैब में डिस्टिंग्विश करना है जाके कि किस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी पर आया, किस में टर्शरी, कैसे करोगे? क्यों प्रभव? बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा। इससे आसान क्वेश्चन आपसे ना वाइवा में पूछा जा सकता है ना बोर्ड में। दुआ करिए ये आए। सोचिए सोचिए, निकालिए अरमान, एनी एनी सजेशन? कौन सा टेस्ट सेकेंडरी और प्राइमरी में, सेकेंडरी और टर्शरी में? टेस्ट, लैब टेस्ट। लैब में टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाओगे? हाइड्रोजन थोड़ी गिनवाने को पूछ रही हूँ, छठी क्लास के बच्चे से थोड़ी पूछ रही हूँ स्ट्रक्चर में पिक द डिफरेंस। भावनी, कौन सा टेस्ट? यस, ल्यूकास। क्यों प्रभव और गान्या और अरमान, कितनी बार गाना गाया है मैंने ल्यूकास का यहाँ पे? आपसे एक्सपेक्टेड है। कल को मार्क्स ना आए, किसी और को ब्लेम मत करना, आज के दिन को याद कर लेना, ठीक है? ल्यूकास सबके पास इतनी बार आ चुका है, उसको प्रोड्यूस करना भी हमारा काम होगा, राइट? नोट हो गया ये सामने जो है? मैंने क्यों ल्यूकास पूछा, अभी बात करती हूँ। मेरे को ल्यूकास चाहिए अभी, ठीक है? कि कहाँ मेरे को ये रिएक्शन पिछले चैप्टर में भी चाहिए हो सकता था, या पिछला तो छोड़िए, अब जो हो गया आगे कहाँ होगा, इतना नोट करिए। फिर मैं आपसे एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी इतना नहीं, अभी इतना क्रिएट मत करो, ठीक है? होल्ड इट, अभी जो है हम पहले उसे समेट ले। ये बड़ा लंबा चलेगा आयोडोफॉर्म, डोंट वरी। हम भी चार चार क्वेश्चन लगातार इसी पे देंगे, जोन्स और आयोडोफॉर्म पे। आ गया सबके पास? मेरे को तो फ्रेम से ही बाहर कर दिया है लोगों ने, जल्दी करो। ये हाथ में मोटर लगवा के आओ, कल से तेज चले। हाँ जी, मोटर बनानी भी आ गई होगी अब तक तो, फिजिक्स में आ गई है मोटर बनानी। अभी क्या फायदा फिजिक्स पढ़ने का 12th तक, है? मोटर नहीं बना सकते तुम लोग, एक तो इंजन तो क्या ही बनाओगे फिर? बनाओ छोटी सी मोटर घर पे बनाओ, क्या है, कॉइलिंग ही तो करनी है उसमें। हमने तो बना रखी है, चले ना चले बात अलग है पर बना तो रखी थी। हमसे तो बनवाई जाती थी, हमें तो खड़े ना होने दे क्लास में। चलिए, मैं कुछ अल्कोहल लिख रही हूँ, आइडेंटिफाई उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा रिएजेंट लाएंगे, और जो आयोडोफॉर्म से हो सकेगा आई प्रेफर उसको आयोडोफॉर्म ही दोगे तुम, ठीक है? ताकि आदत पड़े। चलिए, अगर मेरे को प्रोपेन 1 ओल को ऑक्सीडाइज करना है तो क्या मैं आयोडोफोम, अपने क्वेश्चन के नेचर को बदल रही हूँ, सीधा आयोडोफोम ही पूछ रही हूँ, क्या मैं आयोडोफोम रिएक्शन यूज कर सकती हूँ? क्या मैं NaOH और I2 यूज कर सकती हूँ? मैंने स्पेलिंग में क्यों दिया? मुश्किल होती है मेरे को बोलते बोलते स्पेलिंग लिखनी, मेरा ए उल्ट पुल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने स्पेलिंग में इसलिए दिया। कोई बात नहीं अंजना, सेक्रीफाइस कर ले, हो जाएगी थोड़ी इंसल्ट तेरी स्पेलिंग गड़बड़ से, पर बच्चे समझ जाएंगे। बेटा जी, अगर मैंने ये बना दिया होता ना सजा के, कोरस में आवाज आती नहीं होगा। तुम्हें क्या ढूंढना है? CH3CO एक सीक्वेंस में, यहां CH3CH2CO है। तो अब आप ये मत सोचना जैसे सजा के पढ़ाया जाएगा वैसे ही सजा के पेपर में पूछा जाएगा, मैं ही दे आऊंगी उसके बदले पेपर तुम लोगों का। तो प्रोपेन 1 ओल जब तक तुम ड्रॉ नहीं करोगे, प्लीज डोंट आंसर। देर आए बट सही आए बस। तो यहां पर आप आयोडोफोम रिएक्शन के लिए समान दे भी रहे हो, नो रिएक्शन, राइट?
अच्छा, अब मेरे को बताओ ध्यान से, इथेन 1 ओल। मुझे पता है 1 ओल लिखना अटपटा लगता है, इथेनॉल लिख दो, बट लिखा इथेन 1 ओल। अब ये सोचिए, जब तक मैंने आयोडोफॉर्म नहीं पढ़ा था रिएक्शन, क्या पहले यहाँ क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या पूछ रहे हो? ना 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 ना, मेरा क्वेश्चन अब बदल गया ना, मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया कि तुम लोग पतली गली से निकल लोगे। पर मेरे को आयोडोफॉर्म पे फोकस करना है। माय क्वेश्चन इज, आयोडोफॉर्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वो हो गया, उसका जवाब आ गया। उस भाई को समझा रही थी मैं, वो उलझ गया था। तो यहां पर आयोडोफॉर्म होगा। असली सवाल तो सुनना नहीं है तुम लोगों ने, जो मैं अब पूछना चाह रही हूं। क्या इन दोनों को तुम ल्यूकास से कर सकते थे आइडेंटिफाई लैब में? दोनों प्राइमरी, दोनों टर्बिडिटी नहीं देंगे, बैठे रहो, किस में है इथेनॉल और किस में है प्रोपिनॉल, ये है क्वेश्चन बोर्ड का। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेन 1 ओल? ल्यूकास मत लगाया ना, इसीलिए आज मेरे को ल्यूकास की बात दोबारा करनी थी, कि अब तक तो अल्कोहल के नाम पे एक ही टेस्ट का झंडा उठा के चल रहे हैं हम, ल्यूकास। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में, दो प्राइमरी दे दिए तो क्या करोगे? आयोडोफॉर्म के अलावा कोई नहीं आएगा बचाने, राइट? तो अब मैं यहां पर आयोडोफॉर्म की इस इंफॉर्मेशन पे ये मान के चल रही हूं, अगले चैप्टर तक आप याद रखेंगे। अगले चैप्टर में तो आयोडोफॉर्म बाल्टी भर के आना है। ठीक है, सो आ गया सबके पास, नोटेड? चले, तो यहां ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी खत्म। अब एक और पार्ट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का पूरा नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ईथर्स नहीं शुरू कर रहे हैं हम आज, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। फिनोल, फिनोल क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको बढ़िया करके स्ट्रक्चर तो पहुंचा ही दिया मैंने। इसका काफी कुछ सिमिलर है अल्कोहल से। तो अब अगली स्लाइड में मैं एक भी शब्द नहीं बोलना चाह रही। चार ही मेथड्स हैं, इसके डीपीपी में भी शायद कोई एक भी क्वेश्चन ना मिले तुमको फिनोल की प्रेपरेशन का। सब्जेक्टिव में शायद मिल जाए, ऑब्जेक्टिव में तो ना मिले, क्योंकि इसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, ऑलरेडी डन वाले हिस्से हैं। लेकिन फिर भी मैं बात जरूर करूंगी। कुल मिला के 4 मेथड्स हैं। अब पहली मेथड जो पिछले चैप्टर में ऑलरेडी हो चुकी, फिनोल की प्रेपरेशन, इस पे इतनी बात हो गई, इतना क्वेश्चन कवर हो गया कि मैंने फिनोल की प्रेपरेशन में क्वेश्चन डालने को मेरे को मिला नहीं, क्योंकि पिछले चैप्टर में सारा डाल दिया मैंने। पहले तो आप ये नोट कर रहे हैं, फिर ये ओलियम वाली प्रेपरेशन नोट कर रहे हैं, सिर्फ नोट कर रहे हैं। फिर तीसरी प्रेपरेशन आनी है मेरे 4th चैप्टर में, बहुत डिटेल में, अमीन्स चैप्टर में। इसके बारे में बात और इसके सारे क्वेश्चन 4th चैप्टर में जाएंगे। गिनती की 3 डीपीपी में उसको भी नहीं काट सकती उसमें। और लास्ट आएगा क्यूमीन वाला, उसके बारे में मेरे को बात करनी है। तो पहले ये 3 मेथड्स प्रेपरेशन ऑफ फिनोल के नाम पे आपके पास नोट होनी चाहिए। आई एम वेटिंग। करिए, जो नोट नहीं कर रहे हैं वो याद करिए बैठे बैठे। इसके क्वेश्चन डीपीपी में ढूंढना मत, एक के चले गए पिछले चैप्टर में, एक के जाएंगे अगले चैप्टर में। एज एक्सपेक्टेड मैं आज के टेस्ट में भी ग्रिग्नार्ड दूंगी, क्योंकि आप लोग ग्रिग्नार्ड में बहुत गलतियां करते हैं, तो मेरे हर टेस्ट में ग्रिग्नार्ड मिलेगा। अगली क्लास से आयोडोफॉर्म भी हर एक में देना पड़ेगा। पहले वाली मेथड में आपको याद होगा, जब मैं एल्काइल लाइन में पढ़ा रही थी तो मैंने ये कहा था कि अगले चैप्टर से आपको आदत पड़ जाएगी H3O+ की। तब तो हम सीधे NaOH, एक्वस NaOH के बाद ड्रास्टिक कंडीशन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इतना केल्विन देकर सीधे OH बना लेते थे। तब मैंने आपको कहा था अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा फिनोल का H इतना एसिडिक होता है कि वो रिप्लेस हो जाता है सोडियम से, कि फिर मेरे को सोडियम हटाने के लिए H3O+ डालना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में H3O+ वाला स्टेप नहीं था, मैं सीधे फिनोल बना के काम चला रही थी। इस चैप्टर से आप देखो हर जगह सोडियम आ रहा है, और उसको हटाने के लिए मेरे को एसिडिक वाटर लगाना पड़ेगा, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे वो सोडियम का रिएक्शन हो, चाहे मैग्नीशियम का हो। धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन रखिएगा।
चैप्टर अमीन्स में आएगा इसका डिटेल, अमीन्स एनिलिन्स, चैप्टर का नाम अमीन्स लिखा है, वो लिखा है कि आखिरी लेसन अमीन्स पे, वहां पढ़ेंगे। क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट पिछली बार भी आपको सैंडमेयर रिएक्शन में भी बनवाया था मैंने, उसके भी मैंने आपको कहा था कोई क्वेश्चन नहीं कवर किए मैंने। वो डायजोनियम सॉल्ट पूरा फंक्शनल ग्रुप है जो लास्ट चैप्टर में है, उसको वहां कवर करेंगे। क्योंकि 3 ही डीपीपी है, उसकी मैं क्या करूं फिर, सारी कैसे उड़ा दूं। चौथी मेथड मुझे बात करनी है, ये बोर्ड में बहुत आती है, बोर्ड वालों को बहुत पसंद है चौथी मेथड। इसको आपने लर्न करना है सारी मेथड्स को। सेकंड मेथड क्या थी, ओलियम दिया, SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा, बेस और वाटर दिया, फिनोल बन गया, कुछ नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट। थर्ड मेथड एंड फोर्थ मैं समझाऊंगी, आप पहले नोट कर लो। चौथी मेथड में ध्यान दीजिएगा, क्यूमीन से बना रहे हैं। आपको टोल्यूइन की आदत हमने डाल दी, जाइलीन की भी थोड़ी बहुत डली, ज्यादा नहीं, बट टोल्यूइन की जैसे बहुत डली, ऐसे ही क्यूमीन। क्यूमीन एक कॉमन नेम है स्पीशीज का, जिसमें बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। आई होप सभी लोग फोर्थ पे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, सामने यही मेथड लाई। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप का लगा होना इज क्यूमीन। तो ये भी लिखिएगा, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कल को क्यूमीन के बजाय ये लिखा आ गया किसी कन्वर्जन में तो दिक्कत ना हो। तो क्यूमीन को, अभी 1 मिनट के लिए पेन छोड़ दो बच्चों, समझ लो चौथी मेथड को, फिर एक बार दोबारा लिख लेना, कोई बात नहीं। क्यूमीन को मैंने सीधा ऑक्सीजन गैस दी, कंबस्टिबल है ये, मतलब कंबशन की सपोर्टर है, ऑक्सीडेशन में चाहिए ही ऑक्सीजन होता है। तो इसने क्या किया, इसने कौन से बॉन्ड को ब्रेक किया उसको ध्यान दीजिए, CH। इस बॉन्ड की जगह 2 ऑक्सीजन एंटर कर गए, तो कहीं ना कहीं परऑक्साइड दिखाई दे रहा है मेरे को, परऑक्साइड लिंकेज, यहां परऑक्साइड लिंकेज बन गई। उसके बाद मैंने जब एसिडिक वाटर का इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंगली, उससे ये सारा हिस्सा निकला और ये क्या बन गया, एसीटोन। ये रिएक्शन की कवरेज की वजह है इसका बाय प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्री को बाय प्रोडक्ट है वो काफी कीमत पे कर देता है फिनोल की। फिनोल उतना महंगा नहीं आता जितना महंगा एसीटोन आता है, राइट। तो एसीटोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट, फिनोल तो बन ही बन रहा है। एसीटोन डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है नेल पेंट रिमूवर के तौर पे। तो ये नेल पेंट रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसकी काफी रिक्वायरमेंट है, विच इज पेइंग इट्स कॉस्ट। और ये बन गया फिनोल। ये प्रेपरेशन इंटरेस्टिंग 2 वजहों से है, क्यूमीन और एसीटोन। कवरेज इससे सबसे ज्यादा है। यू विल रिसीव अ कन्वर्जन इन दिस चैप्टर, इसमें बहुत कम कन्वर्जन है, शायद हार्डली 10 होंगे, हार्डली, वो भी निहायत डायरेक्ट। यू विल रिसीव 1 कन्वर्जन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनोल बनाओ। देखा जाए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्यूमीन से फिनोल बनाना ही पूछा हुआ है 2 स्टेप्स में। तो इस चैप्टर के कन्वर्जन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे इजी इजी से हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में सभी कर डाले। तो ये आपको क्यूमीन वाली मेथड पता होनी चाहिए। नाउ राइट डाउन, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल भी खत्म, लिखिए उसको, अगर किसी की रह गई थी फोर्थ वाली तो। गुड स्पीड। सो दीज आर 4 मेथड्स। ये वाला थर्ड मेथड का ये हिस्सा आपको एल्काइल लाइड में भी बताया जा चुका है, इट्स रेपिटेशन सैंडमेयर रिएक्शन में। और यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या यूज करते थे, क्यूप्रस सॉल्ट, Cu2Cl2, तब जाके हेलोजन लगता था। अब के हमने क्या किया है, H2O विद हीट, तो उसकी जगह क्या लग गया जाके, OH। तो ये आपके पास 4 मेथड्स थी, जो सॉरी टू से थोड़ा सा क्रैमिंग की साइड ही थी, बट वी कांट हेल्प इट, ये तो है ही। आखिरी टॉपिक आज के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, जो मैक्सिमम की जा चुकी हैं। आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन एनीथिंग न्यू जो आपको पहले नहीं बताया गया, आपको बताया, अब हर चैप्टर में काफी रेपिटेशन मिलना है।
इसका एसिडिक बिहेवियर कर लिया हमने, इसके तो खूब वैरायटी कर ली, ऑर्थो पे कुछ लगा, मेटा पे कुछ लगा, पैरा पे कुछ लगा, एसिडिक बिहेवियर सारा इसी पे था। तो जब मैं एसिडिक बिहेवियर ले रही थी, आई वाज नोइंग कि मेरे को फिनोल में दोबारा कवर नहीं करना। यस, दे आर एसिडिक, इनका मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम आएगा, एच को रिप्लेस कर देगा। और क्यों होंगे ये एसिडिक? फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो इतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि ये ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करना पसंद करता है, क्योंकि आगे फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल बन रहा है। सेकेंड रिएक्शन, आप अभी एक बार रुक जाओ, मैं समझा लूं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो एकदम दबा के लिखिए मत, एक पूरी समरी है फिनोल्स को लेके, थोड़ा सा समझ लो फिर लिख लेना बच्चों, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। लास्ट ईयर आपके पास एक रिएक्शन आया था जो नेक्स्ट चैप्टर का बहुत बड़ा एरिया, ओजोनोलिसिस। एल्कीन में आप लोगों ने ओजोनोलिसिस जरूर पढ़ा होगा कि काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन होते थे, जो अगले चैप्टर में प्रेपरेशन में आएगा। ओजोनोलिसिस में एक रिएजेंट आया था जिंक, वो जो वाइट क्लीवेज करता है, वो जो घरसा बनता है या वाइट या ट्री शेप बनती है, उसके बॉन्ड्स को तोड़ता है जिंक। जिंक का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली एक ही रोल है, वो जिंक 2 पॉजिटिव बनना चाहता है। या तो वो 2 Cl लेके बाहर भागता है, 2 Br लेके बाहर भागता है, 2 उसकी वैलेंसी +2, उसकी ऑक्सीडेशन +2, या वो 1 ऑक्सीजन लेके बाहर भागता है। बस जहां जिंक देखो उसका एक ही काम है, या तो वो डीहेलोजिनेशन करेगा या वो ऑक्सीजन को लेके बाहर जाएगा। इसको मैं रिडक्शन नहीं बोल रही, अभी अपने आप को सेव कर रही, रिडक्शन नहीं बोल रही। जिंक अगर आप दोगे तो जिंक का यहां पर क्या काम है? ये सिर्फ ऑक्सीजन लेके बाहर भागा, ये वाला H वापस लौट आया इसके पास। +1 में बेंजीन की प्रेपरेशन में ये एक रिएक्शन है जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। आप जब भी जिंक देंगे ऑर्गेनिक में, ओजोनोलिसिस रिएक्शन देखेंगे, वहां जिंक 1 ऑक्सीजन लेके भाग रहा है जिसकी वजह से वो बॉन्ड टूटा। आप कहीं भी देखेंगे जिंक का काम है अपना +2 मैनेज करना है बस। तो अपना +2 मैनेज कर लिया इसने, जो मिला निकाल के ले गया। तो एल्कोहल को, सॉरी फिनोल को सीधे बेंजीन में बनाना हो तो 2-3 स्टेप्स लाने की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधा एक स्टेप में बन रहा है। तो पहले ये समझिए, नोट करने से पहले एक और चीज जो रिपीट है, क्या इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे? डिट्टो कॉपी एराइल हैलाइड नहीं होंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो 4 वजहें जो हमने एराइल हैलाइड में की, लेकिन कोई एक आधा देखा गया। जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा, एराइल हैलाइड को आप ड्रास्टिक कंडीशंस दे दो, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगा दो तो हो ही रहा था, ऐसी बात नहीं है। यहां एक देखा गया बस, और वो क्या? अगर आपने PCl5 दिया, बहुत पुअर यील्ड है, फॉर ऑब्वियस रीजन इसकी पुअर यील्ड है, ये बन के आया। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट तो कुछ और ही बन गया जो मैं चाह नहीं रही थी। माइनर प्रोडक्ट ये बना, पुअर यील्ड आई इसकी। अगर कोई माइनर बना है तो उसके लिए मैं फैक्ट्री तो नहीं डाल दूंगी कि मेरे को माइनर प्रोडक्ट चाहिए, लैब में चाहिए तो फिर भी हम इतनी कॉस्ट बियर कर लें, जरा सा चाहिए। तो मैं इससे फिनोल से एराइल हैलाइड बनाने के लिए वो मेथड नहीं प्रेफर करूंगी जो पिछले चैप्टर में थी, कि मेरे पास कोई या मैं कुछ भी और मेथड ले आऊंगी। चलिए पिछले चैप्टर में नहीं थी, मैं एटलीस्ट ये मेथड प्रेफर नहीं करूंगी। बट ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकली हूं मैं, ये जेई नीट के लिए ये वाला पर्टिकुलर मेथड सिर्फ, और थर्ड मेथड कि फिनोल में लाइक एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसको हटा के, क्योंकि ये पूरा पिछले चैप्टर में हमने किया हुआ है कि सारी की सारी मेथड जो एल्काइल लाइट बनाने की थी वो एराइल लाइट बनाने के लिए क्यों नहीं यूज हो रही थी। तब क्या रीजन दिया था हमने? यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक जगह थोड़ा सा मुझे मिला पुअर यील्ड, तो मैंने बता दिया। उसके बाद वही सेम क्वेश्चन, why phenols do not undergo nucleophilic substitution reaction, ditto copy why aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction, because of that partial double bond character। अब जो जो नोट करना है इस स्लाइड का आप नोट कर सकते हैं, अभी मैंने करने नहीं दिया था, करिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नया तो नहीं आया अब तक, सारा पढ़ा हुआ, हम सिर्फ समरी से साइड आए थे, तो इसको मैंने और प्रॉपर लिख दिया, ठीक है? ये बन के आया, मतलब हमने कोशिश भी की तो क्या हाल हुआ वो दिखाया है बस। OPH मतलब फिनॉक्साइड आयन, कि यहां पे फिनोल की अगर हरकत आप देखो तो वो एसिडिक ही बिहेव करने में इंटरेस्टेड था,
अगर आप देखो तो उसने तो अपना फिनॉक्साइड आयन बना के बैठ गया, भी मेरे पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वही कर लिया उसने, वो किया नहीं जो हम चाह रहे थे। हाँ जी, अगर ये हाईली एक्टिवेटिंग है, जो लोग नोट कर चुके हैं उनका दिमाग चलवाऊं, इधर उधर ना जाए, और ताकि नोट करने वालों को और टाइम मिल जाए। अगर ये हाईली एक्टिवेटिंग है तो इस लाइन से क्या समझ आता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो एक्टिवेटिंग के लिए होगा, हाईली एक्टिवेटिंग के लिए क्या होगा? क्या बात कर ली भाई, पैरा मेजर होता ही है। सॉरी, मतलब पांचों जगहों पे नहीं, हाईली ऑर्थो पैरा, बेवकूफी का मैं खिताब दे सकती। तीनों पे एक साथ तुमने हर पे बोला, मेटा कहां से एक्टिवेटिंग लेगा? हाईली वर्ड पे मैंने क्यों स्ट्रेस दिया है आपको यहां पे लाने के लिए, कि अब अगर आप फिनोल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजोगे, वो सोच ही नहीं पाएगा मैं ऑर्थो पे भेजू कि पैरा पे, वो इतना एक्टिवेटिंग है, तीनों पे लग लेगा। यहां मेरे को फिनोल में, अब चाहे नेक्स्ट क्लास में जाएगी ज्यादा डिटेल में बात, मेरे को फिनोल में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेरे को सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, आई नीड ओनली ऑन पैरा। मैं कुछ भी दूंगी वो तीनों पे लग के खड़ा हो जाएगा, तो मुझे इस बात पे मेहनत करनी पड़ेगी, इसका इतना हाईली एक्टिवेटिंग नेचर है। इससे भी हाईली आएगा NH2, वहां तो फिर और कहानी आएगी। तो फिनोल के लिए इतना याद रखिए, एक्टिवेटिंग वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, पहले मैं वहां पे आऊं। तो अभी आप देखिए फिनोल की क्या रिएक्शंस चल रहे थे, जरा हेडिंग रिवाइज कर लें। पहले एसिडिक बिहेवियर वी हैव डन, फिर आया आपका जिंक के साथ, कह लो आप रिडक्शन इसको, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, फिनोल से सीधा बेंजीन बनना। तीसरा क्या आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें होता ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इसमें चांस ही नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन में भी चांस नहीं है। पिछले चैप्टर में एराइल हैलाइड में मैंने थोड़ा प्रेशर टेम्परेचर डाल के कुछ कर दिया था, यहां वो भी चांस नहीं है। चौथा रिएक्शन इसका एस्टरिफिकेशन हो चुका, लास्ट क्लास में एस्टरिफिकेशन दिखा दिया आपको, एस्प्रिन भी बनाया था हमने, फिनोल था उसमें OH। ग्रिग्नार्ड क्या हो चुका, ग्रिग्नार्ड से करा नजर। अगर मैं कहूं फिनोल से ग्रिग्नार्ड हो चुका पिछले 2 चैप्टर से, तो करना मेरी हेल्प, क्या बनेगा? RH तो एक बना दो, बिल्कुल सही, एल्केन। और दूसरी तरफ क्या, Mg के साथ Br OH, OPH, बोला था कुछ लोगों ने OH, OPH। याददाश्त चली जाए ये नहीं जाना चाहिए, मैं पहले ही बता दूं आपको, ना नाम भूल जाओ, बेशक चलेगा, ऐसे है भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट। अभी तो नहीं है, कुछ आगे लग जाएगा, डॉक्टर, कुछ डायरेक्टर, कुछ IAS तब आपका नाम अच्छा हो जाएगा, अभी तो नाम है बस। सो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, कोई प्रोटोन डोनर है तो उसके साथ क्या होगा, तो दोनों रिएक्शन तो हो चुके, सो आई नीड नॉट टू डू इट नाउ। जिस पे मेरी आज की क्लास क्लोज होगी, पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा लूं, बहुत दिन बाद इसका मौका मिला है मुझे। अगर कोई भी बेंजीन रिंग दिखता है मेरे को, चाहे Cl लगा था पिछला चैप्टर, चाहे OH लगा है ये वाला चैप्टर, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, कई वजहों से। एक तो रिपेल होगा, राइट, एक तो जब ये इतना तगड़ा ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर खुद है, उस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक करेगा, तो रिपेल होगा। दूसरा पॉइंट था, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा भी तो इसको सब्स्टिट्यूट करने आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट था, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है कि अपनी तरफ खींच के रखेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पोलर नहीं होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन पहले तो मुझे ये याद दिलाना था कि इस पे न्यूक्लियोफाइल आके क्यों अटैक नहीं कर पा रहा था, ये आपको पता हो। तो बेंजीन रिंग पे फिर कौन अटैक करता है, ओनली इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सी कैटेगरी रिएक्शन की लास्ट है फिनोल की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि ये एक्टिवेटिंग है तो ये क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये सारा तो हमने लास्ट चैप्टर में बहुत बहुत उससे किया था टेस्टफुली, कि दो एक्टिवेटिंग ग्रुप में तो किसकी चलेगी, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है तो किसकी चलेगी, दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो किसकी चलेगी, ये सारा मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लास्ट चैप्टर में करा चुकी।
इसमें क्योंकि मुझे पता है कौन सी पोजीशंस रिच हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज में, वो रिच हो जाएंगी ऑर्थो और पैरा, सॉरी नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज इन 3 जगह आएगा, राइट, रेजोनेंस की वजह से इन 3 जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर बोर्ड में कोई पूछ ले मुझसे व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, रेजोनेंस बनाना पड़ेगा लाइक लास्ट चैप्टर, तीनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा OH ने इन 3 पोजीशन पे एक्टिवेट कर दिया आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। ऑफ कोर्स मेजर कौन होना चाहिए, पैरा, माइनर कौन होना चाहिए, ऑर्थो। ये मैंने पिछला रिवाइज कराया अब तक। यहां सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत क्या आ गई, ये इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है रिंग को सो हाईली कि एक साथ पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जो जो पोजीशन अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल सब पे एक साथ सब्स्टिट्यूट कर देता है। दिस इज माय इशू। सो इस स्लाइड पे अगर आपको लगता है आपको कुछ नोट करना है तो मोस्ट वेलकम, बट अब मैं कैटेगरी आखिरी लेके जिसको क्लास क्लोज कर रही हूं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन फिनोल, जो लास्ट कैटेगरी जो आज पूरी नहीं होगी, अगली क्लास में जाएगी, बट जो एटलीस्ट पार्ट हम कर सकते हैं उसको जरूर करें। कि फिनोल के केस में सो हाई एक्टिविटी इज देयर, तीनों पोजीशन पर एक साथ सब्स्टिट्यूट होने के काफी चांसेस हैं। ये आ गया सबके पास। तो अब अगर मुझे सजेशन दो प्रोडक्ट के बारे में, मेरे को इसके पास हेलोजन लेके जाना है, रिएजेंट कौन सा यूज करूं, पिछला चैप्टर कौन सा, लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस Cl2। देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब इतनी बार कराई चीज हम पूछते हैं तो सिर्फ आगे के 3-4 लोग क्यों बोलते हैं, या तो मैं इन लोगों को मुंह पे टेप लगा दूं, विच इज नॉट राइट, जिसको आता है वो क्यों ना बोले। वाई माई रेस्ट ऑफ द ऑडियंस, बोलने के लिए रखे हुए हैं 3 लोग हमने क्लास में, इनको तुम तनख्वाह देते हो, लग तो यही रहा है, तुम लोग क्यों नहीं बोलते। एक बार किसी ने पहला वर्ड बोल दिया उसके बाद कोरस में तो आ ही जाता है, वहां कौन जाएगा उंगली पकड़ने, बेटा एनहाइड्रस, अच्छा अच्छा अच्छा, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस Cl2, आगे तो हम बोल लेंगे, ये बिगिनिंग कौन करेगा, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। डर लगता है इसमें तो डरो यार, लेकिन निकालो इस बात को। तो हर बार कोई 2-3 एक शब्द बोल देते हैं, फिर सारी क्लास कोरस में बोलती है। अब लास्ट क्लास में भी कहा था बैसाखी लेनी बंद करो, अब हिम्मत करनी शुरू करिए, रिएजेंट्स के नाम खुद बोलने शुरू करिए, याद तभी होंगे वरना दूसरों को ही याद होंगे। हर जगह अब ये चीज मिल नहीं पाएगी, बहुत दिन नहीं रह गए हैं आपके इस आउटपुट को आने में, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। मैं टेंशन नहीं देना चाहती गिनती करा के, राइट। तो जितने लोग भी जेई देने बैठे, अगस्त तो गिनना भी मत, खत्म हो गया अगस्त, अब हमारा मान लीजिए खत्म ही हो गया, जब 20-22 अगस्त आ जाए तो गया अगस्त, तो क्या बचा है मेरे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने दिन होते हैं 4 महीने में, पेन पेपर पे कर लो कैलकुलेट, 120, बहुत दिन है, आराम से 130-40 दिन, अभी 120 दिन में तुमको +1 का सिलेबस, +2 का सिलेबस 2-2 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। और अभी तो रुको, दिसंबर गिन लिया है मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए, स्कूल वालों से बात कर लो बस कि मैम और सर नवंबर दिसंबर में आप क्या कराएंगे, वो एक ही शब्द बोलेंगे, तुम्हारी चटनी बनाएंगे, ठीक है। सो आप लोग इस कंफ्यूजन में मत रहिए, 2-4 लोग जो बोल रहे हैं काम चल जाएगा, मैं नहीं एंड टाइम पे आपको ये काम करवा पाऊंगी। मैम कोई है जो पूरा फिनोल एक दिन में करा दे, पूरा ये चैप्टर एक दिन में करा दे, पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज बोलना शुरू करिए, गलती से मत डरिए। तो अब आपके पास हाईली एक्टिविटी का मतलब समझ आ गया। तो अगर मैंने, अब आपको ये पता है, आपने मुझे कहा मेरे को हेलोजन लगाना है Br2, तो क्या दोगे, एनहाइड्रस AlCl3 AlBr3 कुछ ही दे दो, बिल्कुल सही। लेकिन भाई ये OH इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, कहता है मेरे को एनहाइड्रस AlCl3 की भी जरूरत नहीं, साइड में रखो, आई विल मेक श्योर कि इसका फिशन ही ऐसे हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करे। नो AlCl3, no Lewis acid is needed here because of that OH high activity। अगर यही मैंने आपको क्लोरो के साथ दिया होता, आप खाली Br2 लिखते 0 नंबर इसके रिएजेंट में, लेकिन आप फिनोल में क्यों बर्बाद कर रहे हो AlCl3 लाके, कॉस्ट तो लग रही है ना मेरे रॉ मटेरियल की, वाई, जब उसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ फिनोल्स हाई एक्टिविटी, आई इवन डू नॉट नीड अ एजेंट विच विल ब्रिंग आउट इलेक्ट्रोफाइल आउट ऑफ इट, आई डू नॉट नीड, दैट विल बी टेकन केयर बाय फिनोल इटसेल्फ, कि मैं देख लूंगा ये चीज,
आपको एनहाइड्रस AlCl3 या Fe कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। Br इसके प्रेशर में ही Br पॉजिटिव बन गया। तो Br पॉजिटिव बनते ही देखिए कहां गया, तीनों पोजीशंस पे। ये मेरा आज का लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद का आज नहीं ले रही। तीनों पोजीशंस पे गया और इसमें साथ में क्या लिया मैंने, H2O। H2O क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट। इस पोलर सॉल्वेंट ने और मदद कर दी Br पॉजिटिव बनने में, कि आपको क्या चाहिए, Br पॉजिटिव चाहिए ना, लो ये दोनों बॉन्डेड थे, टूटेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको टूटते ही वापस ना मिलने देने के लिए पोलर सॉल्वेंट है, ऑपोजिट एंड से आके सराउंड करके बचा लेगा एक दूसरे से, मिलने नहीं देगा। AlCl3 का काम क्या होता था, Br नेगेटिव को लेके चले जाना और Br पॉजिटिव को अकेला छोड़ देना, वो जाए अब अपने इलेक्ट्रोफाइल बन के। यहां इन दोनों को मिलने से रोकने के लिए पोलर सॉल्वेंट था अल्मानिज, इन दोनों को मिलने नहीं देंगे। और Br इधर गया तो उसको कौन सी पोजीशंस मिल गई, ये। तो अगर मैं ब्रोमीन को फिनोल के साथ वाटर में दूं, सीधे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, मेरे को लोएस्ट एसिड देने की जरूरत नहीं है। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ माय क्लास टुडेज, इसके बाद का अगली क्लास में करेंगे। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है फिनोल के टेस्ट में शायद काम आए मेरे।